हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो बच्चा पार्टी, मैंने आप लोगों का मैराथन पूरा डिटेल में कवर करवा दिया है। सारी चीजें ए टू जेड तरीके से टाइम स्टैम्प के साथ सब कुछ कवर करवा दिया है। अब बस एमसीक्यू की बारी है। एमसीक्यू में मैं दो पार्ट में लेने वाला हूँ। एक आप लोगों के लिए आईसीआई एमसीक्यू मैराथन, जिसके अंदर आईसीआई के सारे क्वेश्चन एक साथ कवर करवा दूंगा। उसी में से कुछ क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। बचे हुए क्वेश्चन आप अपने नॉलेज स्किल सेट के बेसिस पर कवर कर सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा मैं आपको थोड़े और एमसीक्यूज भी कवर करवाऊंगा। स्पेशल एमसीक्यूज कवर करवाऊंगा जो यहां पर कवर नहीं हुए, इसके अलावा अतिरिक्त। मतलब अगर आप ये देख रहे हैं तो ठीक है, समय की आपके पास अगर पाबंदी है तो आप ये एमसीक्यू देखकर भी अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और हाँ, आपके पास थोड़ा और एक्स्ट्रा टाइम होगा तो स्पेशल एमसीक्यूज को भी जरूर देख लीजिएगा। उसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो बहुत सारे सोर्सेस से मैंने उठाए। ये वाले पर्टिकुलर एमसीक्यू मैराथन के अंदर डिटेल में सारे एमसीक्यूज में कवर करवा दूंगा, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट के अंदर और केस बेस्ड एमसीक्यू, सारी चीजें मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मिनट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चैप्टर बाय चैप्टर चलते हैं। ये आपको मॉड्यूल में भी मिल जाएंगे, मैंने जो शीट दे रखी है उसमें भी मिल जाएंगे। आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज चाहिए तो उसी शीट के अंदर एक्स्ट्रा एमसीक्यू डाल रखे हैं। अगर आपके पास अब तक ये शीट नहीं आई है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करिए, नोट्स डाउनलोड करिए। ठीक है, तो आप लोगों को यही वाले एमसीक्यूज करना है। एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी दे रखे हैं पर वो नहीं हुए आपसे तो कोई घबराने की बात नहीं। एटलीस्ट आईसीआई के एमसीक्यूज तो हम करके जाए जितने सोर्सेस से आईसीआई ने दे रखे हैं। तो पहला, डायरेक्ट मटेरियल, फटाफट स्टार्ट करके फटाफट खत्म करते हैं। शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। डायरेक्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। सो डायरेक्ट मटेरियल इज वेरिएबल कॉस्ट। कुछ बच्चे बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। नो, इट इज नॉट प्राइम कॉस्ट, इट इज पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस की मदद से प्राइम कॉस्ट निकलता है। ठीक है, in most of the industry the most important element of cost is material most of the industry में which of the following is considered to be normal loss due to accident, this can be avoided, इसलिए इसको हम normal loss नहीं बोलेंगे। पिल्फरेज, बेटा बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए 1.5 की स्पीड पर स्विच कर दीजिए। पिल्फरेज, पिल्फरेज मतलब छोटी मोटी चोरी जिसको होते हैं वो अवॉइड करी जा सकते हैं। लॉस ड्यू टू बल्क ब्रेकिंग, बड़े कंटेनर को जब आप खोलते हैं तो छोटे मोटे पीस डैमेज हो जाते हैं ऊपर ऊपर के, तो उसे बोलते हैं बल्क ब्रेकिंग, ये अनअवॉइडेबल है। सो दिस इज नॉर्मल लॉस। और केयरलेस हैंडलिंग, ये तो अवॉइडेबल था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यू। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है फीफो। फीफो में आप पुराना वाला परचेज पहले इश्यू करते हैं, पहले उसे कंज्यूम करते हैं। तो समझिए मैंने 3 महीने पहले कोई मटेरियल ले रखा था, आज प्राइस बदल गया है लेकिन मैं इशू पुराने वाले रेट पे करूंगा, इसलिए फीफो। और लेटेस्ट प्राइस रिफ्लेक्ट करता है लीफो। कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग इज पार्ट ऑफ एनुअल स्टॉक टेकिंग, नहीं एनुअल नहीं, ये तो कंटिन्यूस है, परपेचुअल है। सो दिस इज परपेचुअल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इशू ऑफ मटेरियल एट अ प्राइस एट प्री डिटरमाइंड प्राइस, प्री डिटरमाइंड पहले से ही रेट तय है, स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड प्राइस मेथड, नॉट इन्फ्लेटेड, नॉट रिप्लेसमेंट, नॉट मार्केट प्राइस मेथड। When the market price fluctuate widely, the method of pricing that give absurd result। तो बच्चों सबसे खराब मेथड इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सिंपल एवरेज, बड़े अपसर्ड रिजल्ट देता है, अजीब विचित्र रिजल्ट देता है, इसलिए इसका आंसर है सिंपल एवरेज। और अगर मार्केट प्राइस बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है तो आपको वेटेड एवरेज पे चले जाना चाहिए। When the price fluctuate widely, the method that smooth out the effect of fluctuation is called as weighted average। देखिए, under FSN, fast moving, slow moving, non moving, under FSN system of inventory control, inventory is classified on the basis of कितनी जल्दी वो मूव होता है, on the basis of volume consume नहीं, frequency of usage, criticality नहीं, production value नहीं, the form used for making formal request to purchase department to purchase material। तो बेटा एक जॉब है चल रहा है, वहां का जो जॉब एग्जीक्यूट करने वाला मैनेजर है ना, वो स्टोर वाले के पास जाता है और बोलता है ये माल खरीद के ले आओ। तो ये जो चिट्ठी देता है, ये जो रिक्वेस्ट रेज करता है, इसको क्या बोलते हैं, मटेरियल ट्रांसफर नोट। इट इज नॉट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। मटेरियल परचेज रिक्वेजिशन, हाँ ये बोल सकते हैं कि भैया परचेज कर रहे हो। बिल ऑफ मटेरियल, नो। मटेरियल रिक्वेजिशन नोट, नो नो, इट इज परचेज। तो यहाँ पर देखिए आपके पास सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। देखिए हमने कितनी देर में कवर किया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमने 3-4 मिनट में तो कवर भी कर लिया ये टॉपिक। तो आईसीआई के एमसीक्यू का मैराथन पहले कंप्लीट करेंगे, फिर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, केस बेस्ड एमसीक्यू सब डाल देंगे इसमें। चलिए,
नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस, मॉड्यूल में जो दे रखा है वो देखिए। आइडल टाइम इज द टाइम अंडर विच full wages are paid to worker, full wages are paid to worker. Idle time डिपेंड करता है कौन सा है। नो प्रोडक्टिविटी इज गिवन बाय वर्कर, ये तो सही है, तो बोथ ए एंड बी मुझे सही लग रहा है, वी आर गोइंग विथ बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये आईसीआई वाला सेट है, हाँ ये आईसीआई वाला सेट ही उठा। ओके आगे, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम। बेटा कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, चार्ज टू ओवरहेड कॉस्ट, चार्ज टू रिस्पेक्टिव जॉब, चार्ज टू कॉस्टिंग पीएनएल, नन ऑफ द अबव। देखिए आइडल टाइम, रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, आप ये सिचुएशन अवॉइड कर सकते थे, दिस इज अवॉइडेबल सिचुएशन, सो दिस आइडल टाइम इज एबनॉर्मल आइडल टाइम। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम जाना चाहिए कॉस्टिंग पीएनएल में, तो करेक्ट आंसर इज सी। टाइम एंड मोशन स्टडी इज कंडक्टेड बाय टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो बेटा टाइम एंड मोशन स्टडी, टाइम एंड मोशन यानी कि इस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, इस चीज की स्टडी कौन करता है। मैंने एक नया जॉब अगर करना है तो उसको कितना टाइम लगना चाहिए, ये तो पहली बार सेट करेगा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसलिए 3 का आंसर शुड बी डी। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकाउंट फॉर इंक्रीजिंग लेबर प्रोडक्टिविटी। इसमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं करता। जॉब सेटिस्फैक्शन इंक्रीज करता है, मोटिवेटिंग वर्कर करता है, हाई लेबर टर्नओवर सर इसके कारण तो कम होती है प्रोडक्टिविटी, तो सी शुड बी द आंसर। प्रॉपर सुपरविजन एंड कंट्रोल, ये तो अच्छी बात है ना, इससे तो प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। चलिए 5, लेबर टर्नओवर इज मेजर्ड बाय नंबर ऑफ पर्सन रिप्लेस डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर, रिप्लेसमेंट मेथड के हिसाब से सही है ये। नंबर ऑफ पर्सन रिप्लेस सेपरेटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वर्कर इन द बिगिनिंग, नहीं एवरेज चाहिए था। नंबर ऑफ पर्सन रिप्लेस प्लस नंबर ऑफ पीपल सेपरेटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन इन द बिगिनिंग प्लस नंबर एट द एंड। बेटा नंबर इन द बिगिनिंग नंबर इन द एंड डिवाइडेड बाय 2 तो किया ही नहीं, तो ये भी गलत हुआ, तो करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, टाइम बुकिंग, टाइम बुकिंग रेफर टू अ मेथड वेयर इन डैश ऑफ द एम्प्लॉय इज रिकॉर्डेड, अटेंडेंस, फूड एक्सपेंस, हेल्थ स्टेटस, टाइम स्पेंट ऑन अ पर्टिकुलर जॉब। सबसे ज्यादा सही क्या लग रहा है, टाइम बुकिंग, एक जॉब के ऊपर कितना टाइम किया है, इससे आपको टाइम स्पेंट ऑन जॉब पता चलता है। 6 का आंसर शुड बी डी। Employee cost includes salary and wages, yes. Allowance and incentive, yes. Payment for overtime, yes. So answer is all 7 का आंसर डी है। 8, if the time saved, ये अच्छा क्वेश्चन है, if time saved is less than 50% of standard time, then wages under आलसे एंड रोवान प्लान ऑन कंपैरिजन, कौन ज्यादा देगा कौन कम देगा, एक केस डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से वेज रेट है हमारे 10 रुपए पर आवर, ठीक है, टाइम अलाउड है 10 आवर्स, टाइम टेकन है, ये क्या बोल रहे हैं, टाइम सेव्ड इज लेस देन 50%, लेस देन टाइम टेकन इज 6, तो टाइम सेव्ड कितना हो गया, लेस देन 50%, 4 घंटे। तो हालसे के हिसाब से कितना बेटा आप लोगों का प्रीमियम बनेगा, 50%। बेसिक वेजेस तो छोड़ दीजिए, वो टाइम टेकन इनटू वेज रेट प्लस, मैं सिर्फ, अच्छा चलो एक काम करते हैं, पूरा पूरा ले लेते हैं। हालसे के हिसाब से कितना आएगा सर, टाइम टेकन इनटू वेज रेट प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, ये हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 20, हो जाएगा 80। अब रोवान के हिसाब से देखते हैं, टाइम टेकन इनटू वेज रेट प्लस टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट, ये हो जाएगा 60 प्लस 24, 84। यानी अगर टाइम सेव्ड इज लेस देन 50%, तो रोवान ज्यादा पेमेंट कर रहा है हालसे के कंपैरिजन में, तो यहां पर हमारा आंसर ए आना चाहिए, 8 का आंसर ए आना चाहिए। समझ में आया आपको, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम फॉर जॉब इज 60 आवर, गारंटेड टाइम रेट इज 30 पैसा पर आवर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वेजेस अंडर रो 1 इफ जॉब इज कंप्लीटेड इन 14 आवर। तो भैया ये तो सिंपल है, 48 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 12 इंटू 0.3 प्लस
48 into 0.3, time taken into wage rate plus time taken upon time allowed into time saved into wage rate. 48 into 12 divided by 60 plus 48 into 0.3, answer 17.28. B, important factor for control of employee cost can be time and motion study. बिल्कुल करना चाहिए, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में टाइम एंड मोशन स्टडी करना चाहिए. कंट्रोल ओवर आइडल टाइम एंड ओवर टाइम बिल्कुल सही है. कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय टर्नओवर बिल्कुल सही है, सब सही है. आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड attendance is marked by recognizing an employee based on physical and behavioral trait. Physical and behavioral trait. Punch card attendance method. Physical and behavioral trait. Biometric attendance. Token system. Out of the following method, attendance is marked by recognizing an employee. रिकॉग्नाइज यानी उसको पहचानना है, और पहचानने के लिए बायोमेट्रिक सबसे सही है. हम बायोमेट्रिक पे जाएंगे. 11 का आंसर हाँ बी ही दे रखा है. if overtime is required for meeting urgent work, the overtime premium should be charged to respective job, overhead, costing, P&L. अब जरा ध्यान है, कस्टमर की रिक्वेस्ट पर कर रहे हो तो कस्टमर को चार्ज कर दो. अगर सीजनल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कर रहे हो तो सर उसे ओवरहेड्स का पार्ट बना दो. अगर रेगुलरली ही करते हो तो फिर वो तो ओवर टाइम है ही नहीं, है ना. तो अगर अर्जेंट ऑर्डर आपके पास आया है तो देखो कॉस्टिंग पीएनएल में तो चार्ज करेंगे नहीं, एबनॉर्मल चीज है नहीं. रिस्पेक्टिव जॉब में आप तभी चार्ज कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, रिस्पेक्टिव जॉब में आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन अगर ये कस्टमर की रिक्वेस्ट थी तो. अब यहां पर बोला नहीं है उन्होंने, इफ ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर्स. यहां पर बेस्ट आंसर आएगा बी. अगर ये अर्जेंट काम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के कारण हो रहा है तो जॉब पे चार्ज कर दो, अदरवाइज बी. क्या दे रखा है 12 का, ए दे रखा है. अब आप ये याद कर लो, इफ ओवर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग अर्जेंट ऑर्डर. अरे ये कस्टमर की रिक्वेस्ट पर इन्होंने बोला ही नहीं, पर ठीक है अब याद कर लो, अर्जेंट काम कस्टमर की रिक्वेस्ट पर होगा, ऐसा इन्होंने अज्यूम कर रखा है. देखिए हमारे 2 चैप्टर तो हो गए हैं. ओके, तो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस हो गए हैं. वैसे तो 3 टॉपिक हो गए हमारे. अब नेक्स्ट है ओवरहेड्स. ओवरहेड्स करते हैं. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आर नॉट अफेक्टेड इन मॉनिटरी टर्म्स. बिल्कुल सही है, फिक्स्ड ओवरहेड्स चेंज नहीं होते हैं ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड बाय चेंज इन आउटपुट, बट दिस स्टेटमेंट होल्ड गुड प्रोवाइडेड दैट increase in output is not substantial, increase in output is substantial, both A and B, none of the above. The correct answer is A. Fixed cost remain होती है, fixed, it remains fixed up to a certain level only. अगर output substantial increase हो जाए तो आप उसका कुछ कर नहीं सकते. Dash capacity is defined as actually utilized capacity. Actually utilized यानी जितना आप कर सकते हो. तो it is theoretical capacity, no. इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा थी. इट इज प्रैक्टिकल कैपेसिटी. ठीक है, प्रैक्टिकल यानी कि यहां तक हम पहुंचे हैं, हमने इतना अचीव किया है. इट इज प्रैक्टिकल, एक्चुअली यूटिलाइज करिए एक बार, और जो अक्सर करते हैं वो नॉर्मल आ जाएगा. तो 2 का आंसर सी है. अलॉटमेंट ऑफ होल आइटम ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट इज कॉल्ड एज. ये क्या बोल रहे हैं, अगर एक खर्चा कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है तो सारा का सारा ओवरहेड उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को डाल दो, इसे बोला जाता है कॉस्ट अलोकेशन. और जो कॉस्ट कॉमन रहती है उसे बांटना पड़ता है, उसे बोलते हैं कॉस्ट अपोर्शन. तो 3 का आंसर है कॉस्ट अलोकेशन. पूरा का पूरा जिस डिपार्टमेंट का उसको बांट दिया, तो 3C. नेक्स्ट 3 का सी. प्राइमरी पैकिंग कहां पर आती है. प्राइमरी पैकिंग आपने देखा होगा कॉस्ट शीट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के साथ आती है. डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं, मटेरियल की कॉस्ट में पैकिंग का खर्चा नहीं है. प्रोडक्शन कॉस्ट हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर घुसता है. सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड नहीं. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में सेकेंडरी पैकिंग आती है. जब आपके पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट रहता है, वहां से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जाते हैं, तो उसके अंदर प्राइमरी पैकिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, एडमिन रिलेटेड टू प्रोडक्शन और सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप को लेस करते हैं. 4 ऐड करते हैं, सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप को लेस करते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट है सीओपी. डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन किधर जाता है. डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन हमने कॉस्ट शीट में पढ़ा, एडमिन एक्सपेंस है बेटा, एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू जनरल. Which of the following is not classification of overhead on the basis of functionality? Functionality का मतलब पता है क्या होता है.
आप अगर कॉस्ट शीट देखेंगे ना बेटा, हमारी कॉस्ट शीट जो है वो फंक्शनैलिटी के बेसिस पर बनी हुई है। सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं, फिर उसके बाद एडमिन ओवरहेड्स आते हैं, फिर उसके बाद सेलिंग ओवरहेड्स आते हैं, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आते हैं। तो अगर कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि हमारी कॉस्ट शीट किस बेसिस पर बनी है, तो फंक्शनैलिटी के बेसिस पर बनी है, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। सो विच इज नॉट, फैक्ट्री है, एडमिन है, फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं है। फिक्स्ड ओवरहेड्स तो है पर फंक्शनैलिटी के बेसिस पे क्लासिफाइड नहीं है, फंक्शनैलिटी के बेसिस पर ये है। बैड डेट इज एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी बांटना। प्रोडक्शन, बैड डेट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बैड डेट इज रिलेटेड टू सेल्स, सो सेलिंग ओवरहेड्स में डाल सकते हैं इसको। वैसे बैड डेट तो फाइनेंशियल आइटम है, कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनना चाहिए। नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्लांट रेफर टू डिफरेंस बिटवीन, नॉर्मल कैपेसिटी मतलब जो आपने यूजुअली रन करी है, मतलब जो आपकी कैपेसिटी है उसमें से नॉर्मल आइडल टाइम लेस कर दो। सो मैक्सिमम कैपेसिटी एंड प्रैक्टिकल कैपेसिटी नो, प्रैक्टिकल एंड नॉर्मल नो। प्रैक्टिकल कैपेसिटी उसमें से आप आइडल टाइम हटा दो, नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल कैपेसिटी आ जाती है। The difference between actual factory overheads and absorbed factory overheads will be usually at minimum level. Actual factory overheads और absorbed overheads कब कब रहेंगे? जब आपने रेट मैक्सिमम कैपेसिटी के बेसिस पे निकालेंगे। नहीं, मैक्सिमम कैपेसिटी तो बहुत ज्यादा रहेगी, उसके बेसिस पर अगर आप रेट निकालेंगे तो अजीब सा ही रेट आएगा, फिर आप उसे एब्जॉर्ब करवाओगे तो कुछ अजीब रिजल्ट आएगा। डायरेक्ट लेबर आवर, मशीन आवर, नॉर्मल कैपेसिटी, यस नॉर्मल कैपेसिटी। देखिए अगर आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है 5000, लेट से आपके ओवरहेड्स है 50000 और आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है 5000, तो आपका रेट कितना आया 10 रुपए, ठीक है। और क्योंकि आपकी नॉर्मल कैपेसिटी 5000 है तो आप इसके आसपास ही प्रोडक्शन करने वाले हो, लेट से 4900 यूनिट, आपका ओवरहेड्स बहुत हद तक उतना ही आएगा। एक्चुअल और एब्जॉर्ब में डिफरेंस है। पर अगर आप इसे मान लीजिए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी पे करते हो तो 5 रुपए के हिसाब से एब्जॉर्प्शन रेट आता, 4900 इंटू 5, ये आ जाता 24500, और एक्चुअल थे आपके लेट से 50,000 45,000 व्हाटएवर, बहुत डिफरेंस आता। तो नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मे नॉट बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस पे क्या नहीं जा सकता, डायरेक्ट वेजेस लेबर से रिलेटेड है, फैक्ट्री लेबर से रिलेटेड। तो वर्कर पे वर्कर हॉलीडे पे कर सकते हैं वेजेस के बेसिस पे, जो वर्कर्स के हॉलीडे का खर्चा है उसे वेजेस के बेसिस पे बांट सकते हैं, डिपार्टमेंट में बांट सकते हैं, परक्यूजिट्स को बांट सकते हैं, ईएसआई कंट्रीब्यूशन को बांट सकते हैं, मैनेजर सैलरी नहीं बांट सकती, ये एडमिन चीज है, एडमिन चीज है, आप इसे डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर नहीं बांट सकते। तो आंसर डी। चलिए एक और टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? देखिए कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा यूनिट जो कॉस्ट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, आप उसे कॉस्ट यूनिट भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, एक एक्टिविटी होती है, लेट्स से परचेस, ठीक है। अब इस परचेस के अंदर हम सारे खर्चे इकट्ठा करेंगे, ये इकट्ठा करने को, एग्रीगेट करने को बोलते हैं पूलिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं? पूलिंग, ठीक है। और फिर इसको एक बेसिस पे बांटते हैं, लेट से परचेस को बांटेंगे नंबर ऑफ परचेस ऑर्डर के बेसिस पे। तो जिस बेसिस पर बांटते हैं, बांटने के तरीकों को बोला जाता है कॉस्ट ड्राइवर, ठीक है। तो कॉस्ट ड्राइवर क्या है? एन आइटम ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं, कॉस्ट ड्राइवर बांटने का तरीका है, इट्स नॉट एन आइटम। द कॉमन कॉस्ट विच इज शेयर्ड ओवर कॉस्ट सेंटर, ऐसा भी कुछ नहीं लग रहा कॉमन कॉस्ट सब में बांट रहे हैं, वो थोड़ी है। कॉस्ट ड्राइवर कोई कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट ड्राइवर बांटने का तरीका है। एनी कॉस्ट रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्ट नहीं, एन एक्टिविटी विच जनरेट कॉस्ट, हाँ कह सकते हैं कॉस्ट ड्राइवर मतलब बेसिकली क्या, एक्टिविटी। कॉस्ट ड्राइवर इज लाइक एन एक्टिविटी जिसके बेसिस पर हम खर्चे को बांटेंगे। तो वन का आंसर शुड बी डी, वन का आंसर की वन है डी, सही है। मैं यहां पर देख लेता हूं एक बार, वन का आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कॉस्ट आर अक्यूमुलेटेड
बाय यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट पूल। बेटा कॉस्ट को इकट्ठा करने, अक्यूमुलेट को करने को बोलते हैं पूल। कॉस्ट इकट्ठा होती है, कॉस्ट पूल होता है। कॉस्ट ड्राइवर क्या इज द फोर्स बिहाइंड द ओवरहेड कॉस्ट। यस, कॉस्ट ड्राइवर के कारण कॉस्ट लगती है। देखिए कॉस्ट ड्राइवर के कारण कॉस्ट लगती है। कॉस्ट ड्राइवर में आप कॉस्ट इकट्ठा करते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से प्रोडक्शन शेड्यूलिंग एक एक्टिविटी है, ठीक है। अब उसको बांटने का जो बेसिस है उसे हम बोलेंगे कॉस्ट ड्राइवर। बांटने का बेसिस है नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये एक बेसिस है। इट इज एन अलोकेशन बेस, ये भी सही है। इज अ ट्रांजेक्शन दैट इज सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल सही है। वैसे देखिए कॉस्ट ड्राइवर के लिए जो बेस्ट डेफिनेशन है ना, कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ बेसिस। पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, इन्होंने एक्टिविटी और कॉस्ट ड्राइवर को एक ही मान लिया। जैसे यहां पर देखिए कॉस्ट ड्राइवर की जगह अगर आप एक्टिविटी पढ़ेंगे तो डी वाला पॉइंट बेस्ट है, एन एक्टिविटी विद जनरेट कॉस्ट। इन्होंने एक्टिविटी को ही ड्राइवर बोल दिया है, ठीक है। तो क्या आंसर है बेटा, कॉस्ट ड्राइवर क्या है सर, सब कुछ है, बेसिस भी है, एक्टिविटी भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग को बांटने के लिए बेसिस है नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, हाँ प्रोडक्शन रन सही है। डिस्पैच को नंबर ऑफ डिस्पैच, सही है। गुड्स रिसीविंग, गुड्स रिसीव्ड ऑर्डर, ये भी सही है। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन को नंबर ऑफ इंस्पेक्शन पे होना चाहिए था, मशीन आवर पे नहीं होना चाहिए था, तो ये गलत है। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय सपोर्ट डिपार्टमेंट पर्सनल आर अप्रोप्रिएट कॉस्ट ड्राइवर, फाइंड द वन विच इज नॉट अप्रोप्रिएट। नीचे आपको खर्चा और उनका ड्राइवर दे रखा है, बताना है कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, जैसे ऊपर बोल रहा है। नंबर ऑफ परचेज, सप्लाईज, कस्टमर्स ऑर्डर, ड्राइवर्स, कस्टमर ऑर्डर ड्राइव्स। नंबर ऑफ परचेज, सप्लाईज एंड कस्टमर्स ऑर्डर, ये कॉस्ट ड्राइवर दे रखा है। नंबर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ सप्लाईज, नंबर ऑफ ऑर्डर ड्राइव्स कॉस्ट एसोसिएटेड विथ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। हो सकता है सर क्या परचेज के बेसिस पे, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर के बेसिस पे, नंबर ऑफ सप्लाई के बेसिस पे, नंबर ऑफ ऑर्डर के बेसिस पे हम इन्वेंट्री, मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स को बांट सकते हैं। यानी कि क्या हम परचेसेस के बेसिस पे मटेरियल को बांट सकते हैं, मटेरियल के खर्चे को बांट सकते हैं, हाँ बांट तो सकते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, सप्लाईज यानी स्टोर से जो सप्लाई किया कर सकते हैं। फिनिश गुड्स का खर्चा कस्टमर ऑर्डर के बेसिस पे बांटा जा सकता है, फिर वो होल्ड पे डालते हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन अंडरटेकन, क्या इसके बेसिस पे प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इंस्पेक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल सही। क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, बेटा क्वालिटी के बेसिस पर नहीं कर सकते, पहले ही गलत कर दिया। तो द करेक्ट आंसर इज सी। देखिए इन्होंने क्या बोला है, नंबर ऑफ परचेज के बेसिस पे मटेरियल का खर्चा, सप्लाईज के बेसिस पे डब्ल्यूआईपी का खर्चा, कस्टमर ऑर्डर के बेसिस पे फिनिश गुड्स का खर्चा बांट सकते हैं, हम दोनों बांट सकते। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन के बेसिस पे बांट सकते हैं। नंबर ऑफ पैकिंग ऑर्डर के बेसिस पे पैकिंग कॉस्ट बांट सकते हैं, पर क्वालिटी के बेसिस पे कोई खर्चा थोड़ी बांटा जा सकता है। तो लेट्स गो विथ सी। स्टेप्स इन एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी, यस, एंड देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट, यस। Identify the cost driver, yes. Allocate the overhead cost to each activity, yes. तो आंसर is all. Which of the following is not a benefit of activity based costing? Accurate cost allocation, accurate cost तो नहीं होती। Improved decision होता है, better control होता है, reduction in prime cost। अब ए भी गलत लग रहा है, डी भी गलत लग रहा है, पर डी ज्यादा गलत है क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ओवरहेड्स बांटने का तरीका है, और प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड्स कहां से आएंगे। स्टेप्स involved in installation of activity based costing in manufacturing company includes the following except, क्या नहीं आता है, बोरोइंग फंड, बोरोइंग फंड नहीं आता, बोरोइंग फंड फाइनेंस से रिलेटेड है। फिजिबिलिटी स्टडी यानी कि क्या हम एबीसी लगा सकते हैं, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी। बिल्डिंग अप नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी एंड वैल्यू चेन एनालिसिस सब कर सकते हैं, पर बोरोइंग कॉस्ट का क्या लेना है। Which of the following statement is true? Activity based management involve activity analysis and performance measurement. Yes, activity based measurement ABM involves activity analysis, मतलब activity identify करना, ये तो सही है। Activity based costing serve a major source of information in activity based management. Yes,
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से मिल जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू ट्रू है। द की एलिमेंट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग आर टाइप ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, क्वांटिटी ऑफ एक्टिविटी टू बी परफॉर्म, कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी। यस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में सब यूज करते हैं अपन। टाइप ऑफ एक्टिविटी, उसकी क्वांटिटी यानी अमाउंट, उसका कॉस्ट। ये देखिए एक्टिविटी आइडेंटिफाई करी, उसकी कॉस्ट, क्वांटिटी ऑफ एक्टिविटी मतलब ड्राइवर, वो ड्राइवर की बात कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी। ये भी हो गया। वाह यार, तो जब 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 हो रहा है। ओके, कॉस्ट generally for the purpose of cost sheet preparation, costs are classified on the basis of functionality, variability, relevance, nature। फंक्शनैलिटी का मतलब है कॉस्ट शीट आप ऐसी बनाते हैं क्या कि पहले फैक्ट्री के खर्चे, फिर एडमिन के खर्चे, फिर सेलिंग के खर्चे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे। यस, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था फंक्शन के। वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी के बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनता है। पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट, फिर सारी फिक्स्ड कॉस्ट, वो तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनता है, कॉस्ट शीट नहीं। रेलेवेंस के बेसिस पर भी नहीं कि इंपॉर्टेंट कॉस्ट पहले, नॉन इंपॉर्टेंट कॉस्ट बाद में, ऐसा भी नहीं। नेचर के बेसिस पर भी, सर सारे मटेरियल एक साथ लिख दिया, चाहे डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, फिर सारे लेबर एक साथ लिखे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर सारे ओवरहेड्स एक साथ लिखे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सॉरी सारे एक्सपेंस एक साथ लिखे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ऐसा नहीं होता। फंक्शनैलिटी के बेसिस पर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ पैकिंग, पहला ही आंसर निकल गया। पैकिंग की कॉस्ट या तो प्रोडक्शन कॉस्ट जाएगी या तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन जाएगी। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल आएगा मटेरियल कॉस्ट में। जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल तभी आएगा अगर क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, तो लिखा भी क्रेडिट अवेलेबल नहीं, और ओवर टाइम डायरेक्ट लेबर में चला जाएगा। A Limited received an order for which purchase of special frame for manufacturing। बेटा, A Limited received an order for which it purchased a special frame for manufacturing। मैंने आप लोगों को बताया था जब मैं कॉस्ट शीट पढ़ा रहा था, तब मैंने आप लोगों को स्पेसिफिकली बताया था कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्पेसिफिकली परचेस, खास करके आपने परचेस किया है तो उसे मटेरियल पे नहीं डालना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि स्पेशल फ्रेम ली है, इसके अलावा हम यूज नहीं करते हैं। सैलरी ऑफ प्लांट सुपरवाइजर, प्लांट सुपरवाइजर या तो डायरेक्ट लेबर में जाएगा, या तो डायरेक्ट लेबर में जाएगा, या तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। सुपरवाइजर डायरेक्टली प्रोडक्शन से इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा। डेप्रीसिएशन ऑफ डायरेक्टर का लैपटॉप, डायरेक्टर के सारे खर्चे एडमिन जनरल में जाएंगे। मैन्युफैक्चरर, अ मैन्युफैक्चरर has set up a lab for testing of product with compliance with standard। salary of this lab staff quality control का खर्चा है। ऑडिटर फीस, लीगल फीस एडमिन जनरल में जाता है। सैलरी पेड टू फैक्ट्री स्टोर स्टाफ, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो बहुत सिंपल है। कैंटीन एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री स्टाफ, फैक्ट्री ओवरहेड। कंपनी पे रॉयल्टी टू स्टेट ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए कितना फास्ट हो गया। चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 7 कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। ये भी सिंपल ही है। अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, जहाँ पे कॉस्ट और फाइनेंस की बुक अलग अलग रखते हैं, सेम लेजर इज मेंटेन, नो सेपरेट लेजर्स आर मेंटेन। मैंने क्वेश्चन रीड करते करते ही आपको आंसर दे दिया। नोशनल कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट क्या होती है? इंप्यूटेड कॉस्ट। जैसे कि मान लीजिए मेरी खुद की फैक्ट्री है, मैं उसका रेंट नहीं भरता, पर मेरे कॉम्पिटिटर तो रेंट भरते हैं, तो कॉस्ट कंपैरिजन के लिए मैं नोशनल रेंट ऐड कर देता हूँ। लेकिन ऐसी नोशनल कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट में आएगी, फाइनेंस में नहीं आएगी। फाइनेंस में तो जब तक एक्चुअल बिल नहीं आता तब तक आप चार्ज नहीं कर सकते। तो नोशनल कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन इंटीग्रेटेड नहीं, इंटीग्रेटेड में फाइनेंस भी होता है और फाइनेंस में भी चार्ज नहीं कर सकते। नॉन इंटीग्रेटेड में चलेगा। कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन नॉन इंटीग्रेटेड, ये तो गलत बोल रहे हैं। तो टू का आंसर शुड बी बी। Under non-integrated accounting system, the accounts made to complete double entry, second effect देने के लिए cost ledger control, general ledger adjustment, stores ledger control नहीं, WIP finished goods नहीं, general ledger adjustment. Integrated system of account is maintained in separate book of account for costing and finance. In same book, no, 4 should be A. Sorry, इंटीग्रेटेड सेम बुक है। अंडर नॉन इंटीग्रेटेड अलग अलग है।
अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग परचेस ऑफ रॉ मटेरियल इज डेबिटेड स्टोर्स लेजर, मटेरियल कंट्रोल स्टोर्स लेजर अकाउंट, और क्रेडिट होता है जनरल लेजर. अंडर नॉन इंटीग्रेटेड इफ मटेरियल वर्थ 1500 आर परचेस फॉर स्पेशल जॉब, मैंने आपको बताया था अगर कोई चीज स्पेशली आपने परचेस करी तो डायरेक्टली डब्ल्यूआईपी में बेचना है, तो स्पेशल जॉब अकाउंट है डब्ल्यूआईपी, उसे मटेरियल में ले जाने की जरूरत नहीं. विच अकाउंट इज डेबिटेड इफ मटेरियल वर्थ 500 आर रिटर्न टू वेंडर, अगर वेंडर को माल रिटर्न करते हैं तो स्टोर्स हो जाता है क्रेडिट और डेबिट हो जाता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट. तो इसका आंसर आ जाएगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल, यानी कि वही जनरल लेजर एडजस्टमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट, नोशनल रेंट आता है, डोनेशन फाइनेंस में आता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व फाइनेंस में. द कॉस्टिंग लॉसेस 5600, एडमिन ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब, अंडर एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, एडमिन ओवरहेड्स में हमने 600 रुपए कम एब्जॉर्ब किए, यानी कि हम लॉस एज पर कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं 5600 से, लॉस है. कॉस्टिंग में 600 से खर्चा कम है, फाइनेंस में खर्चा 600 से ज्यादा है, यानी कि फाइनेंस का प्रॉफिट 600 से कम है, क्योंकि फाइनेंस में एडमिन ओवरहेड 600 से ज्यादा है. हमने कॉस्ट में 600 से कम एब्जॉर्ब किए, तो कॉस्ट में खर्चा दिख रहा है कम, फाइनेंस में खर्चा दिख रहा है ज्यादा, फाइनेंस का प्रॉफिट होगा कम, और हमें बराबरी करने के लिए 600 और लेस करने पड़ेंगे. 5600 में से आप 600 लेस करेंगे तो आप 5600 ऑलरेडी नेगेटिव है, उसमें और 600 लेस करेंगे तो 6200 आएगा. Which of the following item should be added to costing profit and loss to arrive at finance? कॉस्ट से फाइनेंस पर जाने के लिए क्या ऐड करोगे, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ वर्क ओवरहेड. भैया फाइनेंस के अंदर देखिए हमें कॉस्टिंग से शुरू करना है और फाइनेंस तक पहुंचना है. अब एक खर्चा है, फाइनेंस के अंदर कम ओवरहेड चढ़े हैं, कॉस्ट में ज्यादा चढ़ गए, तो फाइनेंस में अगर ओवरहेड्स कम चढ़े तो फाइनेंस का प्रॉफिट दिख रहा होगा ज्यादा, बराबरी करने के लिए ऐड करना पड़ेगा. अरे भैया कॉस्टिंग के अंदर एक खर्चा ज्यादा हो गया, फाइनेंस में वो खर्चा नहीं है, तो फाइनेंस का प्रॉफिट दिख रहा होगा, बराबरी करने के लिए ऐड. इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट का तो सवाल ही नहीं था, कॉस्टिंग में इंटरेस्ट क्यों ऐड करेंगे, वैसे रिकंसिलिएशन में ऐड करते हैं. इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ये तो फाइनेंस का खर्चा है, फाइनेंस का प्रॉफिट कम दिख रहा है, बराबरी करने के लिए लेस करना पड़ेगा, सेम इनकम टैक्स पेड का भी है, तो इट शुड बी 810A. चलिए यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग देख लेते हैं. देखिए मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं, यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग और बैच कॉस्टिंग में क्या, ध्यान से सुनना. यूनिट कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारे यूनिफॉर्म प्रोडक्ट बनाते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट कर लेते हैं, यूनिट कॉस्ट आ जाती है. जॉब कॉस्टिंग में यूनिक प्रोडक्ट्स बनाते हैं. और बैच कॉस्टिंग में, सर बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में डिफरेंस नहीं है. जॉब कॉस्टिंग में सिंगल यूनिक यूनिट बनाते हैं, और बैच कॉस्टिंग के अंदर यूनिक बैचेस बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई गाड़ी बनवाने आया तो वो एक जॉब है, इसलिए जॉब कॉस्टिंग. पर मेरे पास कोई एक सेट की बुक प्रिंट करवाना है, सर 1000 बुक प्रिंट करके दे दो, अगली बार दूसरी बुक आएगी, अगला ऑर्डर दूसरा रहेगा. तो देखिए आ तो मेरे पास जॉब ही रहा है, प्रिंटिंग का जॉब ही आ रहा है, पर मैं बल्क में प्रिंट कर रहा हूं, इसलिए बैच बोलते हैं इसे. तो यूनिट कॉस्टिंग बल्क में जब आप प्रोडक्शन करते हैं, यूनिफॉर्म यूनिट्स के, होमोजेनियस यूनिट के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट करेंगे, यूनिट कॉस्ट आ जाएगी. जॉब कॉस्टिंग यूनिक केस में यूज करते हैं, बैच कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग सेम ही है, पर बैच में क्या होता है, यूनिक बैच आती है. ठीक है. डिफरेंट बिजनेसेस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट और सर्विस of offering follow different method of costing, uniform costing, different technique of costing, none of the above. अब ये अच्छा क्वेश्चन है. सारे धंधे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग फॉलो नहीं करते हैं. कंस्ट्रक्शन का है तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेसेस का है, केमिकल्स का है तो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं. सर मेथड आएगा या टेक्निक आएगा, देखिए मेथड में आता है यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. और टेक्निक में आता है स्टैंडर्ड और मार्जिनल. स्टैंडर्ड और मार्जिनल तो भैया सिर्फ प्रॉफिट और लॉस डिटर्मिनेशन के लिए, उससे प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं आती है. मार्जिनल कॉस्टिंग इज टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, मैंने आपको बताया था. तो भैया टेक्निक से कॉस्ट नहीं निकलती है, टेक्निक से तो प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है. तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग याद रखना है आप लोगों को, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये टेक्निक्स है, ये टेक्निक है, ये मेथड नहीं है. मेथड तो यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, सॉरी यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, और आपका प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये सारी चीजें आएंगी.
तो क्या सर सभी सेम मेथड यूज करते हैं? देन नो सर, डिफरेंट टेक्निक। टेक्निक अलग चीज है। टेक्निक मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से प्रॉफिट डिटरमाइन करना, एब्जॉर्प्शन के हिसाब से डिटरमाइन करना, वो टेक्निक होती है। डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन, याद रहेगा ना बेटा, ये पूछ सकते हैं आपसे मेथड, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस फॉलोइंग आर यूज्ड। कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए टेक्निक काम नहीं आती, मेथड काम आते हैं, याद रखिएगा। यूनिट कॉस्टिंग कब यूज करते हैं? यूनिट कॉस्टिंग हम तब यूज करते हैं जब बहुत सारी क्वांटिटी बनाते हैं सेम होमोजेनियस यूनिट की डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। प्रोडक्ट प्रोड्यूस आर यूनिक, नहीं यूनिक केस में नहीं करते हैं। डिसिमिलर नहीं, सिमिलर में यूज करते हैं। होमोजीनस आर्टिकल, यस। प्रोडक्ट रिक्वायर डिफरेंट रॉ मटेरियल, नहीं। इन केस प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड और जॉब अंडरटेकन आर ऑफ डाइवर्स नेचर, द सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग, अगर अलग नेचर के है तो जॉब कॉस्टिंग या फिर बैच कॉस्टिंग। प्रोसेस नहीं यूज करते हैं, प्रोसेस तो तब यूज करते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस रहते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग नहीं, तो जॉब कॉस्टिंग सही है। जॉब कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडस्ट्री रिगार्डलेस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, नहीं। जॉब कॉस्टिंग आप सर्विस इंडस्ट्री में थोड़ी लगा सकते हो। जॉब कॉस्टिंग सिर्फ जॉब में लगा सकते हो, जहां होमोजेनियस यूनिट बनते हैं वहां भी जॉब कॉस्टिंग नहीं लगा सकते। टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, नो इट इज नॉट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग, टेक्निक तो मार्जिनल स्टैंडर्ड है। सुटेबल विद सिमिलर प्रोडक्ट, नो। मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज फॉर नॉन स्टैंडर्ड एंड नॉन रेपिटेटिव प्रोडक्ट, ठीक है। द प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ मटेरियल एंड स्टोर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ स्पेसिफिक जॉब, इसको बोला जाता है बॉम, बिल ऑफ मटेरियल। जब एक जॉब वाला, थोड़ी देर पहले ही बताया था, स्टोर डिपार्टमेंट के पास जाता है और उसे बोलता है ये माल परचेज करके ला दो, तो उसे बोला जाता है परचेस रिक्विजिशन। पर स्टोर वाले के पास भी तो बहुत सारा माल पड़ा हुआ होता होगा ना। तो जब मेरे पास एक नया जॉब आता है, समझो मोबाइल आया है मेरे पास बनने के लिए, इस मोबाइल को बनने के लिए मेरे को क्या क्या चीजें लगने वाली है, इसे बोला जाता है बिल ऑफ मटेरियल। इसमें से अगर कोई मटेरियल मेरे पास है तो मटेरियल इशू कर देगा, और अगर कोई मटेरियल नहीं है तो परचेस रिक्विजिशन डल जाएगा। आप समझे? अगर कोई कार मेरे पास बनने के लिए आ रही है तो मैं पहले उसका बॉम्ब बनाऊंगा, पूरी लिस्ट बनाऊंगा। लिस्ट, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से जो माल स्टोर के पास होगा ले लूंगा, स्टोर रिक्विजिशन, और जो नहीं है उसके लिए मेरे मैनेजर को बोलूंगा, वो परचेस रिक्विजिशन रेस करेगा, फिर स्टोर वाला परचेस ऑर्डर रेस करेगा, फिर माल आएगा। तो बिन कार्ड नहीं, ये तो मटेरियल कितना है, कितना लिया, कौन से जॉब पे डाला, उसके लिए होता है बॉम्ब, बिल ऑफ मटेरियल। बैच कॉस्टिंग इज अ टाइप ऑफ जॉब कॉस्टिंग ही है। बैच कॉस्टिंग इज सिमिलर टू जॉब कॉस्टिंग एक्सेप्ट विद द डिफरेंस दैट जॉब बिकम अ कॉस्ट यूनिट, बैच बिकम अ कॉस्ट यूनिट। सर दोनों सेम ही लग रहे, नहीं, ये बोल रहे बैच कॉस्टिंग जॉब से अलग कैसे है, मैं तुमसे अलग कैसे हूं। तो भैया बैच कॉस्टिंग जॉब कॉस्टिंग से अलग कैसे है? तो मेरे को यहां पर जो आंसर देना पड़ेगा ना, वो बैच को मद्देनजर रखते हुए आंसर देना पड़ेगा। मैं तुमसे अलग कैसे हूं, तो तुम्हारे बारे में बात नहीं हो रही, बात मेरे बारे में हो रही है। बैच और कॉस्टिंग में डिसिमिलैरिटी बतानी है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, आगे आएगा जॉब कॉस्टिंग में, जॉब कॉस्टिंग इज सिमिलर टू बैच कॉस्टिंग एक्सेप्ट, तो वो जॉब कॉस्टिंग की बात हो रही होती। बैच कॉस्टिंग इज सिमिलर, बैच कॉस्टिंग सिमिलर है, यहां पर बैच सारी कॉस्ट एब्जॉर्ब करता है। जॉब कॉस्टिंग में जॉब पे खर्चा चार्ज करते हैं, बैच कॉस्टिंग में बैच पे खर्चा चार्ज करते हैं। तो दोनों सिमिलर हैं, बस एक ही अंतर है, बैच यहां पर एक कॉस्ट यूनिट बन जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन उल्टा कर दूं, जॉब कॉस्टिंग इज सिमिलर टू बैच कॉस्टिंग एक्सेप्ट, तो अब जॉब बिकम्स द कॉस्ट यूनिट होगा। अगर मैं यहां पर जॉब पहले लिख दूं और यहां पर बैच लिख दूं, तो आंसर ये हो जाएगा। आगे आएगा क्वेश्चन। द मेन पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट, जॉब अलग चीज होती है, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। लेंथ ऑफ टाइम, बिग जॉब, एक्टिविटी आउटसाइड फैक्ट्री एरिया, यस, ये मेन डिफरेंस सारे के सारे। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज द साइज ऑफ बैच ऑफ प्रोडक्शन वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, तो आंसर शुड बी डी। एवरेज कॉस्ट की तो कोई बात नहीं करी भाई हमने, ठीक है। ईबीक्यू के अंदर सेटअप कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होती है, भी हो गया। आइए जॉब कॉस्टिंग आ गया। इन केस प्रोडक्ट प्रोड्यूस और जॉब अंडरटेकन आर ऑफ डाइवर्स नेचर, जॉब कॉस्टिंग यूज करते हो। द प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर लिस्ट ऑफ मटेरियल, बॉम्ब बोलते हैं उसको। जॉब कॉस्टिंग इज सिमिलर टू बैच कॉस्टिंग, इस बार देखिए जॉब कॉस्टिंग को ध्यान में रखते हुए आंसर देना है, एक्सेप्ट
अब जॉब कॉस्टिंग सारा कॉस्ट यूनिट बन जाएगा, समझ में, जॉब कॉस्टिंग कॉस्ट एब्जॉर्ब करेगा। In job costing, which of the following document is used to record issue of material to job? भैया मैंने बॉम्ब सबमिट किया कि मेरे को ये माल लगने वाला है, जो माल स्टोर के पास है वो मुझे दे देगा, इसे बोलते हैं मटेरियल रिक्विजिशन नोट। गुड्स रिसीट नोट नहीं, मटेरियल रिक्विजिशन। परचेस नहीं, मैं स्टोर से परचेस नहीं करता हूँ, कंपनी माल परचेस करती है स्टोर में डालती, मैं तो स्टोर से ले लेता हूँ। मैं मेरे घर से किचन में से सामान परचेस नहीं करता हूँ, मम्मी परचेज करती है बाहर से, मैं तो किचन से इशू करता हूं। द मोस्ट सुटेबल कॉस्ट सिस्टम वेयर प्रोडक्ट डिफर इन टाइप ऑफ मटेरियल एंड वर्क, डिफर हो रहा है ना, तो जॉब कॉस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? जॉब कॉस्ट शीट में बी यूज टू एस्टिमेट प्रॉफिट और जॉब, हाँ सही है। जॉब कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज इन कंजंक्शन विथ मार्जिनल कॉस्टिंग, देखते हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर इज एन ऑर्डर रिसीव्ड from customer for a particular job, प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं, प्रोडक्शन ऑर्डर अलग है, वो तो कस्टमर का ऑर्डर है, वो अलग है, वो पीओ है, परचेस ऑर्डर। ये प्रोडक्शन ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर का कस्टमर से कोई लेन देन नहीं। जॉब कॉस्टिंग कैन नॉट बी यूज इन कंजंक्शन विद मार्जिनल कॉस्टिंग, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। जॉब कॉस्टिंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग है और मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग है। 6 का आंसर ए होना चाहिए। जॉब कॉस्ट शीट हम बनाते हैं ताकि प्रॉफिट ऑफ जॉब निकले, 6 का आंसर ए ही दे रखा है, ए। Which of the following statement is true? Job cost sheet may be prepared for facilitating routine and scheduling of routine काम के लिए job costing नहीं हो सकता। Job costing may be suitable for concern producing uniform, नहीं, यहाँ पे unit costing होगा। Job costing cannot be used in company using standard costing, गलत। Job costing method है, standard costing technique है, दोनों अलग अलग चीज है। तो D, neither A nor B nor C, मतलब none of them, 8 का D। आगे process, the type of process loss that should not be allowed to affect cost of good units। कौन से टाइप का लॉस है जिससे कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स अफेक्ट नहीं होते? नॉर्मल लॉस की कॉस्ट गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी नॉर्मल लॉस जो है उसके कारण गुड यूनिट्स की कॉस्ट बदल जाती है। मैंने 1000 यूनिट मंगवाए थे 1000 रुपए में, 200 यूनिट खराब हो गए, अब 1000 रुपए की कॉस्ट 800 यूनिट को ही एब्जॉर्ब करनी है। तो नॉर्मल लॉस के कारण कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट अफेक्ट होता है, लेकिन एबनॉर्मल लॉस सीधा पीएनएल में जाता है, इसलिए एबनॉर्मल लॉस शुड बी द आंसर। नेक्स्ट, 200 units were introduced in the process in which 20 units were normal loss. If actual output is 150 यूनिट तो बचा हुआ 30 क्या होगा? एबनॉर्मल लॉस। 100 units are processed at a total cost of 100 units डाले at a cost of 160. नॉर्मल लॉस इज 10%, 10 यूनिट का लॉस हुआ है। सोल्ड एट 25 पैसा ईच, 2.5 रुपए का हुआ है। इफ द आउटपुट इज 80, अच्छा आउटपुट 80 है, इसका मतलब 10 एबनॉर्मल है, ये फिनिश गुड्स है, ये नॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैसे आएगी? कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, 160 माइनस 2.5, 160 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय 90, आ जाएगा 1.75 पर यूनिट। अब इसे नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, 17.5 आंसर आ जाएगा। The average method is used in process costing। ओपनिंग कॉस्ट को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं करंट कॉस्ट में, subtracted from new cost, added to new cost, kept separate नहीं, averaged with other cost to arrive total cost। एवरेज तो नहीं करते हैं, added to new cost, एवरेज आउट नहीं करते, ऐड कर देते हैं, एवरेज विथ अदर कॉस्ट। 4 का बी होना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। 4 का बी है ACCB, ACCB बराबर। स्पॉइलेज that occurs under inefficient operating condition, abnormal है, is ordinarily controllable, is called as, सर abnormal है, आप उसे कंट्रोल कर सकते थे पर आपकी इनएफिशिएंसी के कारण हुआ, इसे बोला जाएगा abnormal। अब abnormal वर्ड कहां दिख रहा है? B। the cost of normal losses, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को क्या करते हैं? गुड यूनिट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। absorbed by good unit produced and the amount realized by sell of lost unit should be debited to process account। process account में क्रेडिट होता है भाई,
क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ये गलत है। जैसे यहाँ पर देखिए ना, 2.5 रुपए क्रेडिट में लिखा है, ये गलत है। डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीरियड, नॉर्मल लॉस का कॉस्टिंग पीरियड से लेन देन। एब्जॉर्ब बाय गुड यूनिट, सिर्फ इतना बोला हुआ सही है, डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीरियड नहीं। द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अभी हमने निकाला ना, पहले एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, यूनिट कॉस्ट निकालेंगे। कैसे? टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस के यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा, उसे मल्टीप्लाई करेंगे एबनॉर्मल लॉस के यूनिट से। द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। टोटल प्रोसेस कॉस्ट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। क्या एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू ऐसे निकलती है, टोटल कॉस्ट में से एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट लेस कर दो? नहीं बाबू, डिवाइड भी करना पड़ेगा और एबनॉर्मल की यूनिट से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। द प्रोसेस कॉस्ट लेस स्क्रैप, टोटल प्रोसेस कॉस्ट लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस लेस वैल्यू ऑफ ट्रांसफर्ड आउटपुट। हाँ ये फिर भी सही लग रहा है, ट्रांसफर्ड आउट यूनिट्स को हटा दीजिए तो बची हुई एबनॉर्मल की तो भी दिख जाएगी। क्योंकि आप देखिए ना, आपने प्रोसेस की सारी कॉस्ट ले ली, डेबिट साइड ले लिया, उसमें से नॉर्मल लॉस की वैल्यू भी हटा दी, और आपने आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस भी हटा दिया, तो बचेगा क्या? बचेगा ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बिकॉज अब प्रोसेस इज कॉस्ट सेंटर। नो, अगर प्रोसेस कॉस्ट सेंटर है तो इंटर प्रोसेस प्रॉफिट नहीं निकालेंगे। ईच प्रोसेस हैज टू रिपोर्ट प्रॉफिट, नॉट नेसेसरीली। The efficiency of the process is measured. Yes, ये ज्यादा सही है। The wages of employee are linked with process profitability, not necessary. तो बेटा ये वाला नॉट नेसेसरी बोलूंगा मैं, ये वाला नॉट नेसेसरी बोलूंगा। सी वाले पे जाइएगा, हालांकि बी और डी इतने भी गलत नहीं है, पर आप सी के साथ जाइए, एफिशिएंसी पता चलती है। अब हमें नहीं पता भैया उनको प्रॉफिट रिपोर्ट करने के लिए बोला भी या नहीं। अगर वो कॉस्ट सेंटर है तो भैया प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं करेंगे वो, और अगर उनका इंसेंटिव लिंक नहीं है तो नहीं करेंगे। अंडर वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से द कॉस्ट टू कंप्लीट द ओपनिंग डब्ल्यू, तो कुछ ही बोल रहा है, कॉस्ट को इग्नोर नहीं करते, ऐड करते हैं। द कॉस्ट टू कंप्लीट ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एंड अदर कॉस्ट आर कैलकुलेटेड सेपरेटली, सेपरेटली नहीं करते, ऐड करते हैं। द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी एंड कॉस्ट ऑफ करंट पीरियड आर एग्रीगेटेड एंड डिवाइडेड बाय आउटपुट। यस, द प्रोसेस अकाउंट इज डेबिटेड by abnormal gain. Yes, abnormal gain debit side में आता है। The value is determined as value of normal loss. No, abnormal gain की value normal loss के बराबर क्यों आएगी? Cost of good unit less realizable value of normal loss. Cost of good unit less realizable value of actual loss equal to value of good units less closing stock. एक करके देखते हैं। प्रोसेस अकाउंट में जो एबनॉर्मल गेन डेबिट होता है वो कैसे निकल सकता है? इक्वल टू नॉर्मल लॉस, इसके बराबर है क्या? अरे नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स, इतनी सारी कॉस्ट, उसमें से रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस कर दूंगा तो ये कैसे आएगा? ये भी नहीं बैठ रहा। कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स less realizable value of actual loss equal to value of good units, equal to value of good units। एक बार चेक करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने 100 यूनिट्स डाले, 100 यूनिट में से मेरा नॉर्मल लॉस होना चाहिए 20, पर मेरा एक्चुअल आउटपुट आ रहा है 90, इसका मतलब मेरा एबनॉर्मल गेन 10 है। अब लगा के देखते हैं कैसे बैठता है। तो दोनों इक्वल होंगे? नॉट नेसेसरी। कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स लेस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स तो ये रहा, माइनस ये लेस करेंगे, ये कैसे आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स लेस एक्चुअल लॉस इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुड यूनिट्स, इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुड यूनिट्स लेस क्लोजिंग स्टॉक। नहीं, ये भी गलत लग रहा है। देखिए मैं बी के साथ जाना फिर भी पसंद करूंगा,
The process account is debited by normal loss. The value is determined as cost of good unit less realizable value of normal loss. शायद ये ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स लीजिए, प्रोसेस की कॉस्ट माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स। तो शायद वो सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं। 10 का आंसर बी होना चाहिए। देखते हैं, 10 का बी ही दे रखा है। एक्चुअली उन्होंने क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलेगी ये नहीं बोला, उन्होंने बोला निकालने के लिए कौन सा स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तो ये स्टेप फॉलो करेंगे, इससे वैल्यू नहीं निकलेगी। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है कि भैया कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट इनटू एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स। ये स्टेप इन्होंने बोली नहीं है। पर हाँ, बाकी की चीजें तो कभी हम करते नहीं, ये तो कहीं देखा नहीं, ये तो कहीं देखा नहीं, ये तो कहीं देखा नहीं, तो भले ही अधूरा पर बी के साथ जाएंगे। लीन लैब डेवलप 55 mm फिल्म यूजिंग अ 4-step प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करेंगे दैट मूव प्रोग्रेसिवली थ्रू 4 डिपार्टमेंट। द कंपनी स्पेशलाइज इन ओवरनाइट सर्विस एंड हैज द लार्जेस्ट ड्रग्स चेन एज इट्स प्राइमरी कस्टमर। माल बेचते भी हैं। करंटली डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल एंड ओवरहेड्स आर accumulated by department. The cost accumulation system that best describes the system of lean lab is operating costing? No. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? नो। यहाँ एक्टिविटीज का मतलब है, जॉब नहीं, ये प्रोसेस है, 4 प्रोसेस है ना भाई। When compared with normal spoilage, abnormal spoilage avoidable है। Arises frequently from factor inherent to business? नहीं। Compared with normal spoilage, abnormal spoilage कैसे है? Arises frequently from factor that are inherent? No. Is given the same accounting treatment as normal loss? No. Is generally thought to be more controllable by purchase department than production department? ये भी गलत है। माना कि ये कंट्रोलेबल है, is generally thought to be more controllable by purchase department। बेटा स्पॉइलेज को, नॉर्मल स्पॉइलेज को is generally thought to be more controllable by purchase department than production department? नहीं, स्पॉइलेज ज्यादातर प्रोडक्शन वालों से होता, तो ये भी गलत है। इज टिपिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइटनेस ऑफ प्रोडक्शन स्टैंडर्ड, ये तो भी सही लग रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं 12 का क्या है। 12 का डी दे रखा है और हमने क्या सिलेक्ट किया? हाँ, डी ही सिलेक्ट किया। सी वाला ठीक ठाक चल रहा था, कंट्रोलेबल है, पर ज्यादा परचेज डिपार्टमेंट नहीं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर सकते हैं। assume 550 units were worked during the period, 550 यूनिट डाले, in which total 500 यूनिट आपके गुड यूनिट्स थे। नॉर्मल लॉस था आपका 30, इसका मतलब एबनॉर्मल स्पॉइलेज हो गया 20। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, बेटा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट 2200 है। द कंपनी अकाउंट फॉर एबनॉर्मल स्पॉइलेज सेपरेटली इन इनकम स्टेटमेंट एज लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल स्पॉइलेज। नॉर्मल स्पॉइलेज इज नॉट अकाउंटेड सेपरेटली, ऑफ कोर्स उसको सेपरेटली नहीं करते, प्रोसेस अकाउंट पे डालते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट प्रोड्यूस? आपको सिंपली प्रोसेस कॉस्टिंग का कॉस्ट पर यूनिट निकाल के बताना है, स्टेटमेंट को टैली करना है। 550 यूनिट की कॉस्ट 2200 है। नॉर्मल लॉस 30 यूनिट्स, इसकी रियलाइजेबल वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है, ठीक है, रियलाइजेबल वैल्यू कुछ नहीं दे रखी है। तो हम क्या करेंगे? टोटल कॉस्ट माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट, 2200 डिवाइडेड बाय 520, ये आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। 2200 डिवाइडेड बाय 520, कॉस्ट आ जाएगा 4.230, इसे 500 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 2115 आ रहा है, बी। ओके। IC Limited uses process costing and inspect its goods post manufacturing। process costing यूज करता है, बाद में इंस्पेक्ट कर। An engineer noticed on May 31st the following: यूनिट्स कंप्लीटेड थे, कंप्लीटेड यूनिट्स थे 15,000, नॉर्मल लॉस था आपका 300 और एबनॉर्मल लॉस था 100, यानी आपने इनपुट कितना किया होगा? 15,400 यूनिट का। यूनिट कॉस्ट वेयर 2.5 रुपए मटेरियल की, 15,400 इंटू 2.5, मटेरियल लग जाएगा 38,500 का। कन्वर्जन कॉस्ट 6 रुपए के हिसाब से 92,400 लग जाएगा।
द नंबर ऑफ यूनिट दैट कंपनी वुड ट्रांसफर टू फिनिश गुड स्टॉक, इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, 38,500 प्लस 92,400 माइनस रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 0, 130900 माइनस 0 डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस डिवाइडेड 5100 सॉरी 15100 इंटू 15,000, आंसर आएगा 130033। तो कितने नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफर करेंगे? 15,000। और अमाउंट कितना रहा है? 130033। 1300, ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। 17 रुपए का डिफरेंस, दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो चलेगा। गलती हुई इंस्टीट्यूट से, 13050 13050 दी। अच्छा यहाँ पे 15,300 यूनिट बोला, तो ये तो गलत हो गया। ये रहा आंसर भी, एक ही सिलेक्ट करना था। ठीक है जी, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग भी हो गया। अब जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, बजट, ठीक है, और ऑपरेटिंग। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अब हम स्टार्ट करेंगे जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। ओके, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट सिंपल टॉपिक है और इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं। इन अ शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, molasses is also produced along with sugar. Okay, molasses may be of small value as compared to that of sugar and is known as। तो बेटा देखिए यहाँ पर दो प्रोडक्ट निकल रहे हैं, शुगर को मेन प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट मान लेंगे और उसके साथ जो दूसरा प्रोडक्ट निकला उसको बोलेंगे मोलासेस को बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट शुड बी द आंसर, एक का आंसर बी है। द मेथड फॉर अप्रोप्रिएटिंग कॉस्ट on the basis of output of each joint product at the time of split off, method of apportioning joint cost on the basis of output, आउटपुट के बेसिस पर बोल रहे हैं, आउटपुट एट द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ। सुनने में सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट लगेगा, पर नहीं, ये फिजिकल यूनिट मेथड है, आउटपुट के बेसिस पर। ठीक है, नेक्स्ट, ये वाला मुझे गलत लगा। इन एनआरवी मेथड for apportioning joint cost over joint product, the basis of apportionment would be, NRV निकालते हैं, फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ ईच जॉइंट प्रोडक्ट नहीं, माइनस कहाँ किया तुमने चीजों को, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सोल्ड नहीं, सेल्स वैल्यू ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल। देखो इसमें बाकी की दो चीजें माइनस नहीं करी है इन्होंने, एनआरवी निकालने के लिए बाकी की चीजें माइनस नहीं करी है, पर इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम 3 का सी के साथ चले जाना पसंद करेंगे। ठीक है, ओके। द मेन पर्पस ऑफ अकाउंटिंग ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, क्यों करते हैं जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की अकाउंटिंग? डिटरमाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच प्रॉफिट लाइन, प्रोडक्ट लाइन, इसलिए करते हैं। अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? Under NRV method of apportioning joint cost to joint product, the selling and distribution, क्या करते हैं selling and distribution खर्चा का लेस कर देते हैं, deducted from further processing cost नहीं, deducted from sales value, sales value final sales value में से deduct कर देते हैं। तो 5 का आंसर should be C। Next, which of the following is co-product? बेटा co-product and joint product अलग होते हैं। joint product मतलब जो साथ में निकलते हैं, co-product मतलब एक जैसे प्रोडक्ट। डीजल एंड पेट्रोल इन ऑयल रिफाइनरी, ये जॉइंट प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। इडेबल ऑयल इन ऑयल केक्स, ये जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट है। इडेबल ऑयल मेन प्रोडक्ट है और साथ में जो ऑयल केक्स यानी कि जो भूसा निकल गया सब कुछ निकालने के बाद, फॉर एग्जांपल ग्राउंड नट ऑयल निकाल रहे हैं तो बचा कुचा जो है उसे बोलते हैं ऑयल केक्स। अब वो ऑयल केक्स क्या है? वो बाय प्रोडक्ट है। तो यार ये तो नहीं है, ये जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट है। कर्ड एंड बटर इन डेयरी, बेटा कर्ड और बटर इन डेयरी। मस्टर्ड ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल इन ऑयल प्रोसेसिंग कंपनी, इन्हें को प्रोडक्ट बोला जाएगा। ये है देखिए दो को प्रोडक्ट इंस्टीट्यूट के हिसाब से। वैसे मेरे को तो ए भी तक कुछ खास गलत लगा नहीं, ये तो जॉइंट प्रोडक्ट भी। देखिए जॉइंट प्रोडक्ट और को प्रोडक्ट अलग होता है। जॉइंट प्रोडक्ट मतलब जो एक साथ बने एक साथ निकले, को प्रोडक्ट मतलब जो एक सेम फैसिलिटी में बन रहे हैं, इन्हें बोलते हैं को प्रोडक्ट। तो इन्होंने डी आंसर दिया है, याद रख लीजिए, मस्टर्ड ऑयल एंड सनफ्लावर ऑयल। Which of the following is example of byproduct?
डीजल एंड पेट्रोल जॉइंट प्रोडक्ट है। ईडेबल ऑयल एंड ऑयल केक्स ये मैंने आपको बताया था, ये बाय प्रोडक्ट है। कर्ड एंड बटर ये दोनों को प्रोडक्ट भी कह सकते हो, जॉइंट प्रोडक्ट तो नहीं कह सकते। आप इन्हें कह सकते हो जॉइंट प्रोडक्ट, लेकिन इनके स्प्लिट ऑफ पॉइंट मल्टीपल स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। एक ही प्रोसेस पे दूध से एकदम दोनों प्रोडक्ट एक साथ नहीं निकलते, थोड़ा अलग प्रोसेस करेंगे, मिल्क को थोड़ा अलग प्रोसेस करेंगे, कर्ड बने को थोड़ा अलग प्रोसेस करेंगे, बटर निकलेगा। ठीक है, तो जॉइंट प्रोडक्ट की कैटेगरी में जा सकते हैं। मस्टर्ड सीड एंड मस्टर्ड ऑयल, बेटा ये जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है, ये इनपुट और आउटपुट है, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स है, तो वो तो हो नहीं सकता, तो 7 का बी होना चाहिए। Which of the following method can be used when joint product are of unequal quantity and used for captive consumption? Captive consumption यानी कि एक तरह से input like मशीनरी वगैरह। तो इसमें बेस्ट मेथड जो रहता है ना, जब कोई आप चीज बनाते हैं खुद कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, खुद के ही कंजम्पशन के लिए बनाते हैं, मतलब उसे आप मार्केट में बेचते नहीं है, तो उसकी सेल्स वैल्यू तो आएगी नहीं, उसकी एनआरवी वगैरह पता चलेगी नहीं, क्योंकि आप उसका फर्दर प्रोसेसिंग कर नहीं रहे। फिजिकल यूनिट मेथड के बेसिस पर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनरली एक ही यूनिट निकलता है। मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं बिकते हैं, तो पहला वाला मेथड सबसे सही है। कैप्टिव कंजम्पशन के लिए बनाई गई चीजें टेक्निकल एस्टिमेट के बेसिस पर करना पड़ेगा, या फिर अगर कोई सिमिलर प्रोडक्ट मार्केट में मिलता है तो उस बेसिस पर। ये बढ़िया चीज है, ये बढ़िया चीज है। इन्होंने बोला कि कोई गुड्स अगर कैप्टिव कंजम्पशन का है, एज ए इंटरमीडिएट गुड्स, मशीनरी वगैरह आप यूज कर रहे हैं, आपने खुद बनाई है, तो वो बोल रहे हैं उसका टेक्निकल एस्टिमेट मेजर बेस्ट रहेगा। Which of the following statement is not correct in relation to co-product? Co-product में also have joint product? हाँ हो सकता है। Co-product यानी कि मस्टर्ड ऑयल है और दूसरा सनफ्लावर ऑयल है, इनके साथ इनके जॉइंट प्रोडक्ट निकल सकते हैं, तो ट्रू है। कॉस्टिंग फॉर co-product are done according to process costing method? पता नहीं, होल्ड पे डालते हैं। Co-product do not have by product, ये तो गलत है। अरे भैया सनफ्लावर ऑयल निकाल रहे हो, इधर मस्टर्ड ऑयल निकाल रहे हो, सनफ्लावर का भूसा नहीं निकलेगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। 9 का सी तो गलत है। को प्रोडक्ट आर ट्रीटेड एज सेपरेट कॉस्ट ऑब्जेक्ट, हाँ ये तो सही है। तो यार यहाँ पर मेरे को सी ज्यादा गलत लग रहा है, 9 का आंसर सी ही दे रखा है। समझ गए? तो को प्रोडक्ट मतलब समझे ना, एग्जाम्पल एक ही याद रखना, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, ये बाय प्रोडक्ट या जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है, ये साथ में निकले हुए प्रोसेस से नहीं है। व्हेन बाय प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू, बेटा देखिए बाय प्रोडक्ट की 3 ट्रीटमेंट होती है। पहली, अगर बाय प्रोडक्ट की सिग्निफिकेंट वैल्यू तो उसको जॉइंट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करो। बाय प्रोडक्ट की वैल्यू सिग्निफिकेंट भी नहीं है और नेग्लिजिबल भी नहीं है, तो उसमें रिवर्स कॉस्ट मेथड यानी एनआरवी लगाते हैं। और अगर बाय प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ही नेग्लिजिबल है तो उसको कॉस्टिंग पीएनएल में क्रेडिट कर देते हैं। ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, यस क्रेडिट कर दिया जाता है। बाय प्रोडक्ट कॉस्ट इज बोर्न बाय गुड यूनिट्स, नहीं, पहला वाला आंसर है ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट कर दिया जाता है। अब शायद पीछे इसका आंसर अलग दिया है, मेरे को जहां तक याद आ रहा है इसका आंसर इन्होंने बी दिया है, गुड यूनिट्स उसकी कॉस्ट को बेयर करेंगे, बाय प्रोडक्ट कॉस्ट इज बोर्न बाय गुड यूनिट्स, ऐसा कुछ नहीं है भाई। व्हेन बाय प्रोडक्ट डज नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू, अच्छा डू नॉट हैव एनी रियलाइजेबल वैल्यू, अच्छा सॉरी माय बैड, जब वैल्यू नेग्लिजिबल रहती है, नेग्लिजिबल रहती है तो सीपीएल में क्रेडिट कर देते हैं, जब वैल्यू मॉडरेट रहती है तो एनआरवी मेथड लगाते हैं, और जब वैल्यू हाई रहती है जॉइंट प्रोडक्ट, ये नो वैल्यू बोल रहे हैं। हाँ अगर नो वैल्यू है तो भैया एक तरह से नॉर्मल लॉस हो गया। अरे सही बात है कि नहीं? अरे अगर कोई वैल्यू ही नहीं है, दो प्रोडक्ट निकल रहे, एक प्रोडक्ट की वैल्यू ही नहीं है, मतलब सारी की सारी कॉस्ट गुड यूनिट्स को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। हाँ सही है भैया इनका, मैंने रीड नहीं किया था, अब अच्छे से रीड किया, बी आंसर आ रहा है। ओके, SG Limited manufactured two products from joint milling process. Two products developed are mine support and commercial building. Mine support and commercial building. A standard production run incur cost, joint cost of 1 lakh. 1 लाख की joint cost incur करिए। 60,000 यूनिट इसके आए हैं, यूनिट 90,000 यूनिट्स इसके आए हैं। Each of MS sells at 200. MS 200 रुपए में बिकता है और ये 450 में बिकता है। Assuming no further processing is done after split of point, the amount of joint cost allocated to commercial building, इसके ऊपर कितनी joint cost आएगी, allocate करना है आपको किस बेसिस पर, फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि 60,000 इस टू 90,000 के रेशियो में बांटना है, 2:3 के रेशियो में बांटना है। 40,000 इस पे आ जाएगी, 60,000 इस पे आ जाएगी, करेक्ट आंसर इज 60,000 फिजिकल क्वांटिटी।
K company manufactured two hair care solution, Levy and Silly, out of a joint process. The joint cost incurred is 6,30,000. Joint cost is 6,30,000. For a standard production run that generates 1,80,000 gallon of Levy, 1,80,000 gallon of Levy and 1,20,000 gallon of Silly. लिवी को बेच देते हैं 240 में और सिली को बेच देते हैं 390 में. If additional processing cost beyond split off is 140 per gallon for Livy, 140 इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है और इसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 90 के हिसाब से है. The amount of joint cost of each production run to Livy on physical quantity. कितनी बकवास करी, बोले फिजिकल क्वांटिटी के बेसिस पर बांटो, 3:2 के रेशियो में बांटो. ये क्या बात हुई भैया? 6,30,000 डिवाइडेड बाय 5 into 3. 6,30,000 डिवाइडेड 5 into 3. 3,78,000 आ रहा है. राम कहानी सुनाई. For the purpose of allocating joint cost to joint product, the sell price at the time of sales reduced by cost to complete after is assumed to be equal. बेटा ये क्या बात कर रहे हैं? For allocating joint cost to joint product, the final sales value में से आपको reduce करना है expense after split off, यानी कि final sales value minus reduce क्या करना है आपको? Minus reduce करना है further processing cost is assumed to be equal to joint cost, sales value less normal profit margin at the point of sales, net sales value at split off, total cost. मुझे तो कुछ भी सही नहीं लग रहा है. क्या दिया है इन्होंने आंसर? इन्होंने आंसर दिया है सी, जबकि मुझे सी भी सही नहीं लग रहा है, जॉइंट कॉस्ट भी सही नहीं लग रहा है. बेटा अगर आप कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन एनआरवी निकाल रहे हो तो जॉइंट कॉस्ट आता आंसर, क्योंकि कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन एनआरवी में फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस प्रॉफिट माइनस फर्दर प्रोसेसिंग माइनस सेलिंग कॉस्ट, जो रेशियो आता है वही जॉइंट कॉस्ट होता है. बताया मैंने आपको रेगुलर लेक्चर में. द सेल प्राइस लेस नॉर्मल प्रॉफिट नहीं भैया, आप सेल प्राइस में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस कर रहे हो, तो सेल प्राइस में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करना सेल प्राइस में से प्रॉफिट लेस करने के बराबर कैसे होगा? आप हमें बोल रहे हो फाइनल सेल वैल्यू में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस करो, किसके बराबर आएगी? क्या वो फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस प्रॉफिट के बराबर आएगी? नो. अरे भैया फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज नॉट इक्वल टू फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस प्रॉफिट. इसका मतलब आप बोल रहे हो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट और प्रॉफिट सेम है? ये तो कहीं नहीं. इट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट कैसे आएगी? टोटल कॉस्ट भी नहीं है और नेट सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ भी नहीं होगा. नेट सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ कैसे निकलता है? सेल्स वैल्यू माइनस सेलिंग एक्सपेंस. गलत है, तो ये 13 तो गलत है, इसको छोड़ देते हैं. नेक्स्ट टॉपिक ऑपरेटिंग कॉस्टिंग. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिंपल है, अब बस ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड और फिर बजट एंड बजटरी कंट्रोल. ठीक है जी. ओके. द कंपोजिट यूनिट फॉर हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में कौन से यूनिट यूज करते हैं? बेड डेज, पेशेंट डेज. Cost of diesel and lubricant is an example of operating cost, fixed cost, semi variable cost. देखिए डीजल का खर्चा वेरिएबल कॉस्ट है, ल्यूब्रिकेंट का खर्चा जनरली वेरिएबल ही होता है, रनिंग पे डिपेंड करता है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल देते हैं, मतलब वही रनिंग कॉस्ट. द कॉस्ट यूनिट यूज्ड इन पावर सेक्टर, कैपेसिटी इनटू आवर, ये आ जाएगा किलोवाट आवर. किलोवाट आवर. एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, कमर्शियल टन किलोमीटर कहां पर यूज करते हैं हम लोग? हम यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में. डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड एज फिक्स्ड कॉस्ट इफ इट इज रिलेटेड टू अ एक्टिविटी रिलेटेड विथ मशीन आवर्स, इफ्लक्स ऑफ टाइम. बेटा डेप्रिसिएशन फिक्स कॉस्ट माना जाएगा, उसे पीरियड कॉस्ट मान लेंगे अगर वो टाइम पे डिपेंडेंट है. अगर रनिंग पे डिपेंडेंट है तो एक्टिविटी लेवल, ठीक है. टाइम के ऊपर डिपेंडेंट तो प्रोडक्ट कॉस्ट. जॉब पीरियड कॉस्ट. जॉब अंडरटेकन बाय आईटी एंड आईटी रिलेटेड सर्विसेज, आईटी एनेबल्ड सर्विस जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज जॉब टेकन बाय आईटी एंड आईटी एनेबल्ड सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर कंसिडर्ड एज प्रोजेक्ट, बैच वर्क, कॉन्ट्रैक्ट, नन ऑफ द अबव.
जो आईटी वाले काम करते हैं वो बोलते हैं प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, सो दे कॉल इट एज प्रोजेक्ट। इन टोल रोड कॉस्टिंग द रेपिटेटिव कॉस्ट इंक्लूड, रेपिटेटिव मतलब जो आपको बार बार लग रही है, मेंटेनेंस कॉस्ट रेपिटेटिव है। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाँ रेपिटेटिव नेचर की तो है, हर साल लग रही है। नन ऑफ दी अबव बोथ ए एंड बी, मेरे हिसाब से बोथ ए एंड बी होना चाहिए, पर इन्होंने आंसर ए दे रखा है। अब अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो आप मेंटेनेंस को मान लेना, याद रख लेना इसको। बहुत कम क्वेश्चन है जहां मैं आपको याद रखने के लिए बोलता हूँ। टोल रोड के अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट तो रिकरिंग कॉस्ट है, रेपिटेटिव बार बार आती जाएगी, ठीक है, रेपिटेटिव बोला मतलब बार बार लगने वाली। एएमसी भी लगता है आपको, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, हाँ ये हर साल लगता है। तो किस किस सेंस में रेपिटेटिव बोल रहे हैं, एनुअली बार बार रिपीट हो रहा है। हाँ अगर आप बोल रहे हो एनुअली कौन सी कॉस्ट बार बार रिपीट हो रही है, मतलब साल भर के भीतर, तो साल भर के भीतर मेंटेनेंस कॉस्ट बार बार लग रही है, लेकिन एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट एक ही बार लग रही है। पर अगर आप पूरा टोल प्रोजेक्ट को देखेंगे तो उसमें एएमसी भी तो बार बार लग रहा है आप लोगों को, ठीक है। अब उन्होंने किस सेंस में बोला पता नहीं, बट दे सेड इट ए। अगर उनका ऐसा मतलब है साल भर में कौन सी कॉस्ट बार बार लग रही है तो मेंटेनेंस, पूरे प्रोजेक्ट में कौन सी लग रही है, मेंटेनेंस तो लग ही रहा है, लेकिन हर साल एनुअल ऑपरेटिंग भी लग रहा है। आई थिंक उन्होंने सोचा होगा कि साल भर में कौन सी कॉस्ट बार बार लग रही है, तो मेंटेनेंस। बीओटी का मतलब होता है पहले बिल्ड करो, ऑपरेट करो और फिर गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दो। टोल रोड बिल्ड करो, उसे ऑपरेट करो, पैसा कमाओ और ट्रांसफर कर दो, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ठीक है। प्री प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटी इन इंश्योरेंस कंपनी, मान लीजिए कि इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, वो एक नया इंश्योरेंस प्लान लेकर आ रही है, उसमें क्या इंक्लूड होता है, प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम। प्री डेवलपमेंट, बेटा अब तक पॉलिसी बनी नहीं है, अगर पॉलिसी बनी नहीं है तो उसके अंदर क्लेम कहां से आएंगे, तो क्लेम प्रोसेसिंग का खर्चा नहीं आएगा, सेलिंग का खर्चा नहीं आएगा, अभी तो डेवलप भी नहीं हुआ है। प्रोविजंस ऑफ कंडीशन, ये आ सकता है, कंडीशंस वगैरह, ये कंडीशन, ये टर्म्स, इसकी कॉस्ट उसकी कॉस्ट। पॉलिसी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, ये तो सेल होने के बाद कॉस्ट आएंगे। तो देखिए 9 का आंसर ए परफेक्ट लग रहा है। प्रोविजन ऑफ कंडीशंस, कंडीशंस की जो कॉस्ट है, ये कंडीशंस लगाई है हमारे पर, ये कंडीशन लगाई है, ये प्री डेवलपमेंट स्टेज है। प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, सेलिंग और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग ये तो बाद का खर्चा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। बैच कॉस्टिंग, हाँ बैच के हिसाब से भी कॉस्टिंग कर सकते हैं, 10th स्टैंडर्ड की बैच, 11th स्टैंडर्ड की बैच। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करी जा सकती है, अगर मैं 10th स्टैंडर्ड को एक एक्टिविटी मानूं, 11th स्टैंडर्ड को एक एक्टिविटी मानूं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग तो हर जगह लग जाता है, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं लग सकता, हालांकि एब्जॉर्ब, हाँ ठीक है चलेगा, प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोसेस का मतलब क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए मल्टीपल स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, नहीं, तो 10 का डी ही दे रखा है उन्होंने, प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं लगा। आइए स्टैंडर्ड पे आते हैं, स्टैंडर्ड बढ़िया है, ठीक है ठीक। इसके अलावा और भी एमसीक्यूज हैं जो आप स्पेशल क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। मेरे कोर्स पेज पर जाइए, अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन पे, वहां पर आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। चलिए, अंडर स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्शन इज डायरेक्ट कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट में जब आप प्रोडक्ट की स्टार्टिंग में ही कॉस्ट निकालते हैं, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों खर्चे आते हैं, सिर्फ डायरेक्ट नहीं आता, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ओवरहेड्स के लिए भी रखता है। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कह सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट तो नहीं कहेंगे, एक्चुअल कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर वो एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट सेम हो गया तो वरायंस कैसे आएंगे। The deviation between actual and standard is known as multiple analysis, variable cost analysis, variance analysis. The standard which is the standard which is attainable under favorable condition, attainable जिसे हम हासिल कर सकते हैं फेवरेबल कंडीशन में, theoretical standard, expected standard, normal standard, basic standard, सोचना पड़ेगा। The standard which is attainable अंडर फेवरेबल कंडीशन इज कॉल्ड एज अटेनेबल है। थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड, थ्योरेटिकल तो नहीं होगा, बेसिक स्टैंडर्ड भी नहीं होगा, या तो नॉर्मल स्टैंडर्ड है या तो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड विच इज अटेनेबल, जो हम अटेन करते हैं, तो इसका ज्यादा परफेक्ट आंसर मुझको लग रहा है, चेक कर लेते एक बार, सी होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड जो चीज है वो जरूरी नहीं है कि इजीली अचीव हो। अटेनेबल अंडर फेवरेबल कंडीशन, एक बार चेक कर लेते हैं 3 का आंसर क्या दे रखा है। 3 का आंसर 3 का आंसर ए दे रखा है। अच्छा, तो स्टैंडर्ड विच इज अटेनेबल अंडर फेवरेबल कंडीशन। ओके, उनके हिसाब से कंडीशन बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हो जाए, जैसे आरसीबी एक मैच जीती और बाकी सारी टीम सारे सारे मैच हार रही है, तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ही हुआ। सर आरसीबी को क्यों तोड़ा, पता नहीं। ठीक है, द स्टैंडर्ड विच इज अटेनेबल ओनली अंडर फेवरेबल कंडीशन, थ्योरेटिकल बोल रहे हैं, अगर कंडीशन बहुत ही ज्यादा फेवरेबल हो तो ही अचीव कर सकते हो, ये याद रख लो, ये मेरा भी गलत हो गया। ओके, हाँ ये कौन सा था भैया हमारा, 3A। द स्टैंडर्ड मोस्ट सुटेबल फ्रॉम कॉस्ट कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉर्मल स्टैंडर्ड, theoretical standard, expected standard, basic standard. The standard most suitable from control point of view, नॉर्मल स्टैंडर्ड। देखिए आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड घटिया भी हो सकता है, तो घटिया स्टैंडर्ड पे कॉस्ट कंट्रोल नहीं होती। थियोरेटिकल स्टैंडर्ड तो अनअचीवेबल है, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड फिर भी सही लग रहा है। क्वेश्चन पढ़िए जरा क्या बोल रहे हैं, ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड है जो कंट्रोल के एंगल से सही है। नॉर्मल स्टैंडर्ड, नॉर्मली तो तुम घटिया एक काम कर रहे होगे, तो उसके बेसिस पे कॉस्ट कैसे कंट्रोल करोगे, एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर हो सकता है। सो ये एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, ये दोनों क्वेश्चन याद रख लेना। स्टैंडर्ड जो सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में अचीव हो सकता है, जैसे आरसीबी का एग्जांपल दिया भैया, दो क्वेश्चन तुम्हें टफ गए, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 4, 3 + 4 7, थाला फॉर रीजन। सो थाला है तो वो ये थोड़ा टफ जाएगा। तो थियोरेटिकल कैपेसिटी से फेवरेबल कंडीशन में आती है, और कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। अगर चेक कर लेते हैं, 4 का सी ही दे रखा है। आइए आगे बढ़ते हैं। ओवरहेड कॉस्ट वरायंसेस, द डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड रिकवर्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल ओवरहेड इनकर। ओवरहेड वरायंस कैसे निकालते हैं, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकलती है, स्टैंडर्ड इज फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो जो भी आपका एक्चुअल आउटपुट रहता है, ठीक है, उसके लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालते हो। अरे स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इज फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो ओवरहेड कॉस्ट वैरिएंस जो आपको निकाल के देते हैं वो क्या बताता है, एक्चुअल आउटपुट के लिए जो लगना चाहिए था वर्सेस एक्चुअल आउटपुट के लिए जो लगा, यही होता है ना। सो डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड ऑन एक्चुअल आउटपुट एंड ओवरहेड्स इनकर्ड, ये रहा बेटा आंसर। देखिए वरायंस किस चीज का निकालते हैं, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है, स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट के लिए जो कॉस्ट लगनी चाहिए थी वर्सेस जो एक्चुअली लगी है, उसके डिफरेंस को बोलेंगे। अगला वाला देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन बजटेड ओवरहेड्स एंड एक्चुअल ओवरहेड्स। नहीं, बजटेड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड्स तो फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वैरिएंस में आता है, वो कॉस्ट वैरिएंस में नहीं आएगा। obtained by multiplying standard overheads absorption rate, yes, with difference between standard hour and actual hour, no, standard hour minus actual hour into standard rate। सर ये थोड़ी है फॉर्मूला, फॉर्मूला तो टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट है। तो ए पे जाएंगे। Which of the following variances arises when more than one unit is used? जब एक से ज्यादा यूनिट यूज होते हैं ना तो दो वरायंसेस निकलते हैं, एक तो सब यूजेज वरायंस और एक मिक्स वरायंस। सब यूजेज मतलब सच में ज्यादा यूज कर लिया होगा, और मिक्स मतलब मिश्रण बदल दिया होगा। तो प्राइस वरायंस तो सिंगल कमोडिटी के केस में भी लग जाता है, ठीक है। सर ये क्या बात कर रहे हैं, बेसिकली ये पूछ रहे हैं आपसे रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी कहाँ लगेगी। अगर मान लीजिए एक ही मटेरियल यूज कर रहे हैं तो रिवीजन की बात ही नहीं है, ठीक है। जब एक से ज्यादा मटेरियल यूज करते हैं तभी आपको रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी लगती है, मतलब एक से ज्यादा मटेरियल हैं तो दो वरायंसेस निकल के आते हैं। कौन कौन से वरायंसेस निकल के आते हैं सर, एक तो आता है हमारा सब यूजेज वरायंस और एक आता है हमारा मिक्स वरायंस। तो इसके हिसाब से
डी आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट, इफ द स्टैंडर्ड आवर आर 100, ये तो बहुत सिंपल होगा। स्टैंडर्ड आवर 100, स्टैंडर्ड आवर फॉर 100 यूनिट आर 400। अच्छा, स्टैंडर्ड आवर 400 है, स्टैंडर्ड रेट है 2, एक्चुअल आवर 380, एक्चुअल रेट 2.25। रेट वैरिएंस कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर, 2 minus 2.25 into 380, आंसर 95, एडवर्स। नेक्स्ट, कंट्रोलेबल वैरिएंस आर बेस्ट डिस्पोज ऑफ बाय ट्रांसफरिंग टू। कंट्रोलेबल मतलब सर जिन्हें रोका जा सकता है, कहां भेजेंगे? जो कंट्रोलेबल है कॉस्टिंग पीएनएल में जाएंगे। 8 का आंसर डी है। आइडल टाइम वैरिएंस इज ऑब्टेन्ड, आइडल टाइम वैरिएंस कैसे निकलता है? एक्चुअल आवर वर्क फॉर माइनस एक्चुअल आवर पेड फॉर इनटू स्टैंडर्ड रेट। द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल आवर, नहीं, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आवर पेड फॉर एंड एक्चुअल आवर वर्क फॉर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। 9 का आंसर बी है। नेक्स्ट, द बेसिक स्टैंडर्ड आर, बेसिक स्टैंडर्ड those standard which require high degree of efficiency and performance, no. एवरेज स्टैंडर्ड, एवरेज मतलब तो नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है, एवरेज स्टैंडर्ड एंड आर यूज इन लॉन्ग टर्म प्लानिंग, नो. स्टैंडर्ड्स व्हिच आर अटेन्ड और अचीव्ड, ये तो प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड, अज्यूमिंग टू रिमेन अनचेंज फॉर लॉन्ग टाइम। तो बेसिक तो चेंज नहीं होना चाहिए, सो इसका आंसर आपको याद रखना है बेसिक स्टैंडर्ड। बेसिक स्टैंडर्ड वो होता है जो काफी टाइम तक चेंज नहीं होता है। कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेशन डेवलप करिए, और एक ऐसा स्टैंडर्ड जो अचीवेबल है सिर्फ अच्छी कंडीशन में, उसे बोलते हैं थियोरेटिकल। तो ये 3 याद रखिए। अगर मैं आपसे पूछूं थियोरेटिकली कौन सा अचीव कर सकते हो, तो थियोरेटिकल स्टैंडर्ड आप अचीव कर सकते हो सिर्फ फेवरेबल सिचुएशन। कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, और एक ऐसा स्टैंडर्ड जो काफी टाइम तक सेम रहेगा, वो होता है बेसिक स्टैंडर्ड। तो मार्जिनल है, और मार्जिनल के बाद फिर आएगा, चल कहां पे, मार्जिनल, मार्जिनल के बाद आएगा बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड ओनली प्राइम कॉस्ट, नहीं, मार्जिनल कॉस्टिंग में सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, अब सारी वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं और फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट की तरह लेस कर देते हैं। प्राइम कॉस्ट एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, हाँ, प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो तीनों वेरिएबल है, और वेरिएबल प्राइम कॉस्ट एंड फिक्स्ड ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। मोस्ट करेक्ट आंसर इज बी। मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट का वैल्यूएशन आप मार्जिनल यानी से वेरिएबल कॉस्ट पे करते हो। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और वेरिएबल। रिपोर्टिंग अंडर, अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग टेक्निक है। यूनिट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये सब क्या है? ये है मेथड्स। रिपोर्टिंग अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग इज अकम्प्लीश्ड बाय ट्रीटिंग ऑल कॉस्ट एज पीरियड कॉस्ट, नहीं, सभी कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट की तरह नहीं लेते, फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट की तरह लेते हैं। एलिमिनेटिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैचिंग वेरिएबल कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू एंड ट्रीटिंग फिक्स कॉस्ट एज पीरियड कॉस्ट, ये सेम। मैचिंग का मतलब है एडजस्ट करना, प्लस माइनस करना, माइनस करते हैं वैसे तो। इंक्लूड ओनली वेरिएबल कॉस्ट इन इनकम स्टेटमेंट, फिक्स कॉस्ट भी तो लेस करते हैं एंड में। पीरियड कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो पीरियड खत्म हो गया तो लगती है। 1 साल हो गया रेंट, तो 2 साल हो गया रेंट, तो 1 साल हो गया डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो पीरियड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। व्हेन सेल्स एंड प्रोडक्शन आर सेम, द प्रॉफिट अंडर, बेटा जरा ध्यान से देखना, अगर सेल और प्रोडक्शन सेम है, इसका मतलब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, जितना प्रोडक्शन किया उतना ही सेल किया। और आप जानते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक के कारण आता है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं तो वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। व्हेन सेल्स एक्सीड्स प्रोडक्शन, जब सेल्स ज्यादा है प्रोडक्शन से, ऐसा कैसे पॉसिबल है सर? प्रोडक्शन से ज्यादा सेल हो सकता है ना, आपके पास ओपनिंग स्टॉक हो। इसका मतलब अगर सेल ज्यादा है और प्रोडक्शन कम हुआ है, तो भैया तुमने सेल ज्यादा कैसे किया? आपके पास ओपनिंग स्टॉक था। और आप जानते हैं ओपनिंग स्टॉक में
जिसका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा उसका प्रॉफिट कम। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ध्यान से सुनिएगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आप फिक्स्ड ओवरहेड्स को भी एब्जॉर्ब करवाते हो, यानी कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक एब्जॉर्प्शन में ज्यादा रहता है, मार्जिनल में कम रहता है। तो अगर सेल्स ज्यादा है प्रोडक्शन से, इसका मतलब आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, और आपके पास ओपनिंग स्टॉक है मतलब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिख रहा होगा। जिसका ओपनिंग स्टॉक ज्यादा उसका प्रॉफिट कम, तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम, मार्जिनल का प्रॉफिट ज्यादा। सो मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा रहेगा एब्जॉर्प्शन से। 5 का आंसर दे रखा है, 5 का ए दे रखा है। समझे, थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन था। देखिए ये केस बना है, अगर सेल ज्यादा है प्रोडक्शन से मतलब ओपनिंग स्टॉक था, और अगर ओपनिंग स्टॉक है आपके पास तो जाहिर सी बात है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स दोनों आते हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड ओवरहेड दोनों आते हैं। मतलब एब्जॉर्प्शन का ओपनिंग ज्यादा, जिसका ओपनिंग ज्यादा उसका प्रॉफिट कम, एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट कम, मार्जिनल का ज्यादा। द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज रिगार्डिंग मार्जिनल कॉस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब नहीं करता, उन्हें पीरियड कॉस्ट की तरह ट्रीट करता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग उसे पीरियड प्रोडक्ट के अंदर एब्जॉर्ब करवा देता है। तो मेन डिफरेंस आता क्यों है? ओवरहेड्स के कारण, वेरिएबल ओवरहेड्स के कारण से फिक्स्ड ओवरहेड। अंडर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो द टर्म प्रॉफिट, पीवी रेशियो में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है? पीवी रेशियो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। तो यहां पर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? मींस सेल प्रोसीड इन एक्सेस ऑफ टोटल कॉस्ट। क्या ये सही है? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट गलत। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन बोला जाता है, तो ये तो गलत है, आपने टोटल कॉस्ट माइनस कर दी। मींस द सेम थिंग एज इज जनरली अंडरस्टूड, मतलब बोल रहे प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट ही है, नहीं, इज अ मिसनॉमर, इट इज इन फैक्ट रेफर टू कंट्रीब्यूशन। ये बिल्कुल सही है। ये बोलता है पीवी रेशियो के अंदर जो प्रॉफिट वर्ड आ रहा है वो बेसिकली कंट्रीब्यूशन है, गलत नाम दिया है उसको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन रेशियो बोलना चाहिए। द फैक्टर विच कैन चेंज द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो अगर फिक्स कॉस्ट चेंज होगा तो ब्रेक इवन चेंज होगा, क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट अगर चेंज होगा तो कंट्रीब्यूशन भी चेंज होगा, और अगर कंट्रीब्यूशन चेंज होगा तो पीवी रेशियो चेंज होगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो चेंज होगा, पीवी रेशियो भी चेंज होगा, पीवी रेशियो चेंज होगा तो बीपी चेंज होगा। सेलिंग प्राइस चेंज होगा तो भैया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से ही तो कंट्रीब्यूशन आता है। अगर आप सेलिंग प्राइस को चेंज करोगे तो भी पीवी रेशियो बदलेगा, वेरिएबल कॉस्ट को चेंज करोगे तो भी पीवी रेशियो बदलेगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑल। If PV ratio is 40%, then what about remaining 60%? PV ratio 40%, बचा हुआ 60% वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। PV ratio is 60% and profit is 9000। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना? मैंने आपको बताया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर जो पीवी रेशियो रहता है वो प्रॉफिट होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो पता नहीं, पीवी रेशियो 0.6 है और प्रॉफिट 9000 है। तो अगर मैं 9000 को 0.6 से डिवाइड करूं तो 15000 मेरा आंसर आ जाता है। 10 का आंसर बी। लास्ट टॉपिक, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। इफ अ कंपनी विश टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री ओवरहेड्स बजट सिस्टम in which estimated cost can be derived directly from estimates of activity level, it should appear in master budget, cash budget, flexible budget, fixed budget। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड है जो पूरा गेम चेंज कर रहा है। ये बोल रहे हैं कि कंपनी चाहती है ओवरहेड्स के लिए एक बजट बनाए, ठीक है, हमने बोला कहीं भी कैश कॉस्ट का जिक्र नहीं है इसलिए कैश बजट तो चला गया। If the company wishes to establish a factory overhead budget system in which estimated cost can be derived directly from estimate of activity level, मतलब अलग अलग एक्टिविटी लेवल, 50% एक्टिविटी करनी है, 60% प्रोडक्शन करना है, 70 प्रोडक्शन करना है, 80% करना है, अलग अलग एक्टिविटी लेवल्स की बात कर रहे हैं। लेवल सबके निकलेंगे, याद रखना बेटा, इन्होंने एक लेवल की बात नहीं करी। अगर एक लेवल की बात करी होती तो फिक्स्ड बजट बनता, पर इन्होंने बेटा अलग अलग लेवल्स की बात करी है, तो अलग अलग लेवल्स के लिए जो बजट बनाते हैं उसे बोला जाता है फ्लेक्सी बजट।
क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज यूजफुल इन प्रिपरेशन ऑफ मास्टर बजट, फ्लेक्सिबल बजट, कैश बजट, कैपिटल बजट। कौन से बजट में आप फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट को क्लासिफाई करते हो? फ्लेक्सिबल बजट में, क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट में 50%, 60%, 70%, 80% में सब जगह फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा, इसलिए आपको पहले फिक्स कॉस्ट पता होनी चाहिए, फिर आप सेम लिखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पता होनी चाहिए, फिर आप उसको लेवल के हिसाब से चेंज करते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज फ्लेक्सी बजट। बजट मैनुअल क्या है? बजट मैनुअल बेसिकली एक डिटेल रहती है जो कंपनी इशू करती है, जिसमें बजट कैसे बनेगा उसके बारे में बताया जाता है। विच कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ बजट टू बी फॉर्मुलेटेड ओनली। सिर्फ इतना ही दिया रहता है कौन कौन से बजट बनाने? नहीं, पूरे डिटेल दी रहती है। ओनली के कारण ये गलत हो गया। विच कंटेन डिटेल अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट टू बी मेड। सिर्फ स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात नहीं करते। सेटिंग आउट द बजट ऑर्गेनाइजेशन and procedure for preparing budget, including fixation of responsibility, format and record required for the purpose of preparing budget and for exercising budgetary control। रीड करते से समझ में आ रहा है कि this is the best one। In budget control organization, the budget control organization is usually headed by top executive who is known as। बजट को हेड कौन करता है? जनरल मैनेजर और बहुत बड़ा आदमी रहता है, उसका काम ही है। बजट डायरेक्टर या बजट कंट्रोलर सही वर्ड है। बजट कंट्रोलर को बजट डायरेक्टर भी बोलते हैं शायद। बजट कंट्रोलर सबसे सही शब्द होता है। अकाउंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बजट बनाने वाला बजट कंट्रोलर होता है। A favorable budget variance is always an indication of efficient performance। No, फेवरेबल वैरिएंस कई बार क्या हो जाता है, ये बोल रहे हैं आप बजट बना रहे हो, उसमें कॉस्ट कम दिख रही है, ये हमेशा अच्छी बात है? नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। लेट से मुझे 50% काम करना था, वहां पे मेरी कॉस्ट आने वाली थी 500, मैंने 40% ही काम किया, मेरी कॉस्ट आ गई 450। अब भैया क्या यहां पर वैरिएंस आपको 50 का दिख रहा है, आपकी कॉस्ट 50 से कम लग रही है, सही है? नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि 50% के लिए अगर 500 का खर्चा आना चाहिए था तो 40% के लिए 400 का आना चाहिए था, तुमने तो 450 लगा दिया। आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए फेवरेबल बजट वैरिएंस हमेशा अच्छी चीज नहीं है। अ फेवरेबल वैरिएंस इंडिकेट सेविंग ऑन पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 50 रुपए बचाए तुमने दिख रहा है? अरे नहीं रे बेटा, 50 रुपए बचाए कहां, तुमने एक्टिविटीज भी तो कम करिए ना, तो जरूरी नहीं है। द फेवरेबल वैरिएंस इंडिकेट मतलब आपके मम्मी ने आपको भेजा बाहर सामान लेने के लिए, बोला 10 सामान लेकर आना, 1000 रुपए ले, ठीक है, तुम एक सामान ही लेकर आए और मम्मी को 100 रुपए वापस किए, तो क्या मम्मी खुश होगी? तू 100 रुपए बचा के लाया और 9 सामान नहीं लाए, तो गलत है। द फेवरेबल वैरिएंस इंडिकेट सेविंग ऑन पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हेंस इट इंडिकेट एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉट नेसेसरी। अंडर ऑल सिचुएशन अ फेवरेबल वैरिएंस, अंडर ऑल सिचुएशन ये तो गलत ही है। अंडर ऑल सिचुएशन अ फेवरेबल वैरिएंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्पीक्स अबाउट एफिशिएंट पर अ फेवरेबल वैरिएंस डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट एफिशिएंट परफॉर्मेंस बिकॉज सच अ वैरिएंस might have been arrived at by not acting out the expense mentioned in the budget। तुमने वो खर्चा ही नहीं किया, तुम्हें जो सब्जी लाने के लिए बोली थी तुमने वो करी नहीं और पैसे बचा लिए, तो क्या तुम एफिशिएंट हो? नहीं। The budget report is prepared on the principle of exception। प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? बजट में तुम रिपोर्टिंग तभी करना जब कोई एबनॉर्मल है, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। मतलब बजट डिपार्टमेंट में बजट डिपार्टमेंट के कंट्रोलर को बोला जाएगा तू बना बजट, इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आएगी तभी मेरे पास आने का, उससे पहले मत आना, ठीक है। अब एबनॉर्मेलिटी कैसे भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पर एबनॉर्मल होना चाहिए। एबनॉर्मल मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेंज होने चाहिए। A budget report is prepared on principle of exception and thus only favorable variance should be shown। only favorable variance, unfavorable should be shown। both favorable and unfavorable बताओ, दोनों बताओ जो एक्सेप्शनल है। अगर कोई चीज लिमिट में तो वो मत रिपोर्ट करो, कुछ चीज ब्रीच हो रही है तो वो बताओ। परचेज बजट एंड मटेरियल बजट आर सेम नहीं, मटेरियल अलग चीज है, परचेस अलग है। मटेरियल में तो सिर्फ रॉ मटेरियल आता है, परचेज में हर टाइप की परचेज आती है, पैकिंग मटेरियल से लेकर कैपिटल इक्विपमेंट की परचेज भी आती है। परचेज बजट इज अ बजट विच इंक्लूड ओनली डिटेल ऑफ मटेरियल परचेज। नहीं, परचेज में सब आता है। परचेज बजट इज वाइडर कंसेप्ट एंड दस इंक्लूड नॉट ओनली परचेज ऑफ मटेरियल बट ऑल्सो अदर परचेज।
परचेज बजट इज डिफरेंट फ्रॉम मटेरियल बजट, इट इंक्लूड परचेज ऑफ अदर आइटम्स ओनली। अदर आइटम ओनली बोल रहे हैं, नहीं भैया, मटेरियल एंड अदर है, ठीक है। क्या दिया सातवें का आंसर? सर 7 का आंसर बी दिया है। एफिशिएंसी रेशो, एफिशिएंसी बेटा, एफिशिएंसी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने निकाला था स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, बस स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स करना पड़ेगा। ओके, द एक्सटेंट ऑफ एक्चुअल वर्किंग अवॉइडेड ड्यूरिंग बजटेड पीरियड। अच्छा, एक और चीज है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, एफिशिएंसी रेशो इनटू कैपेसिटी रेशो इज इक्वल्स टू एक्टिविटी रेशो। ये मैंने आपको बजट के टॉपिक में बताया, ठीक है। तो ये वाला तो फॉर्मूला है अनडाउटेडली। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू एक्टिविटी डिवाइडेड बाय कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी का फॉर्मूला कहां से आएगा? वो फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस के अंदर एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, ठीक है। और एक्टिविटी का क्या आएगा सर? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर इनटू एक्चुअल आवर डिवाइडेड बाय बजटेड आवर, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर। एफिशिएंसी से, एफिशिएंसी रेशियो से एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद करना, कैपेसिटी से कैपेसिटी का याद कर लेना, ठीक है। हमने फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में देखे ना, वहां से फॉर्मूला आ गए। आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर। कैपेसिटी का फॉर्मूला याद है क्या आप लोगों को? एक्चुअल आवर माइनस रिवाइज बजटेड आवर्स, तो यहाँ पर रिवाइज बजटेड आवर्स की जगह सिर्फ बजटेड आवर्स लेंगे, और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से मुझे मिलेगा एक्टिविटी, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर। याद रखिएगा, एफिशिएंसी इनटू कैपेसिटी इज इक्वल्स टू एक्टिविटी। आपकी जितनी एफिशिएंसी है और कैपेसिटी है, उसी से आपकी एक्टिविटी डिटरमाइन हो। एक्टिविटी रेशियो क्या बताता है सर? एक्टिविटी रेशियो बताता क्या है, उसका फॉर्मूला बताओ, स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय बजट। वेदर एक्चुअल कैपेसिटी यूटिलाइज एग्जिस्ट फॉल शॉर्ट ऑफ बजट। ये एक्चुअल और बजट की बात कर रहा है, गलत। वेयर एक्चुअल आवर्स यूज्ड फॉर actual production were more or less than standard। actual hour, actual और standard की बात करें, भी गलत। where activity was more or less than budget, ये बजट की बात कर रहा है। ये है बेटा, सी है इसका आंसर। सर एक बार एक्सप्लेन कर देना। यस, मैंने अभी आपको बताया एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी इनटू कैपेसिटी इज इक्वल्स टू एक्टिविटी। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर, एक्चुअल आवर डिवाइडेड बाय बजटेड आवर, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से तो ये दो तो कट हो जाएंगे, स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय बजट। वेदर एक्चुअल एक्टिविटी वाज मोर और लेस देन बजटेड कैपेसिटी, तो यहाँ पर बजटेड आवर्स आ रहा है सही सर, लेकिन ऊपर तो स्टैंडर्ड आना चाहिए। बेटा इन्होंने एक्चुअल आवर्स नहीं बोले, इन्होंने एक्चुअल एक्टिविटी बोली। स्टैंडर्ड आवर्स आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो यहाँ पर जो एक्चुअल एक्टिविटी है उसके लिए कितने स्टैंडर्ड घंटे लगने चाहिए थे? ए वाला क्यों नहीं है? क्योंकि ए वाला कैपेसिटी की बात कर रहा है इसलिए वो गया। बी वाला क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स की बात कर रहा है। सर सी वाला क्यों ले रहे हो? क्योंकि वो एक्चुअल एक्टिविटी है, एक्चुअल आउटपुट, एंड स्टैंडर्ड आवर्स आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, और बजटेड कैपेसिटी यानी बजटेड आवर्स, ऐसे निकाला मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली अ शॉर्ट टर्म बजट? कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कैपेक्स बजट तो लॉन्ग टर्म के रहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी लॉन्ग टर्म के रहता है, सेल्स बजट और कैश बजट। कैश बजट 2-4 महीने के लिए बनाते हैं बस हम, सेल्स बजट तो एनुअल बनाते हैं। तो 2-3 चेक कर लेते हैं। एट का बी, 9 का सी, 10 का सी, 8 का बी, 9 का सी, 10 का सी, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलिए
अगर आपने ये सारे एमसीक्यू कर लिए होंगे तो अब आप एक्स्ट्रा एमसीक्यूज जितने भी है मेरे साथ देख सकते हैं मेरी स्पेशल क्लास में। अगर आप मेरी स्पेशल क्लास नहीं एक्सेस कर रहे हैं अब तक तो अनअकैडमी के लर्निंग पोर्टल पे जाइए, वापस ही आदित्य शर्मा सर्च करिए, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज के नाम से टाइटल आपको मिल जाएगा आज ही की तारीख का, डेफिनेटली उसे देख लीजिएगा, प्लीज डोंट मिस दैट आउट। उसमें एक्स्ट्रा एमसीक्यूज में कवर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच।